नमस्कार हमारे सारे व्यूवर्स को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा हो, कारोबार पर, घर में सुख शांति हो, प्रगति पर आपका हमेशा ही आपकी चाल हो। यही शुभकामनाओं के साथ आज का शो शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। मेरे को एंकर्स मेरे साथ हैं अजय, स्टूडियो से हमारे साथ वापस आ गए हैं, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ डिम्पी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। अजय आप भी यहाँ नहीं थे। आपको ये प्रियंका, डिम्पी, हमारे सारे व्यूअर्स को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिन बहुत खास है क्योंकि ये जो है धन्वंतरी जी की पूजा होती है, और ये जो है ना धन्वंतरी देवी निकली थी जब आपका समुद्र मंथन हुआ था। एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में आयुर्वेद का ज्ञान लेके। तो पॉइंट ये है कि आपके जीवन में ढेर सारा पैसा बरसे, लेकिन हेल्थ भी आपके साथ रहे, आपकी सेहत और आपके पूरे परिवारजनों की सेहत बहुत शानदार रहे। उसके बिना पैसे कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ आज के शो को शुरुआत करते हैं। और क्योंकि दिवाली का ये त्योहार है, धूमधाम से मनाइए, तैयार होकर आइए। चलिए, तो तैयार होकर तो हम सब भी आए हैं, लेकिन बाजार भी तैयार होकर आया है। लेकिन थोड़े से ग्लोबल मार्केट से जो साइंस दिख रहे हैं उसके क्या मायने हैं आज? क्या थोड़ा दबाव दिख सकता है? हालांकि इंडेक्स तो एक रेंज में ही था, कंसोलिडेशन की रेंज में 19,400 पर बड़ा दबाव दिख रहा था, और कल हमने देखा कि फिर से एक एफआईएस की सेल्फ फिगर तो आई है बड़ी। लेकिन अब जो संकेत यूएस मार्केट से, फेड चेयरमैन के उस बयान के बाद से वहां मार्केट नर्वस हुई है, तो क्या हम भी नर्वस होंगे आज? इसे वॉच आउट करना होगा। हालांकि क्रूड से अच्छी लगातार खबरें आ रही हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ी है, लेकिन कच्चा तेल तो और थोड़ा सा स्लिप हुआ है, 80 के आसपास अभी कायम बना हुआ है। तो ये तो अच्छी न्यूज है। साथ ही जहां अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, पिरामिड फार्मा काफी समय से कंसोलिडेशन में है, लेकिन क्या जबरदस्त प्रॉफिट रहा है लॉस फिगर्स के कंपैरिजन में। औरोबिंदो फार्मा के इतने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, और औरोबिंदो फार्मा कल भी चल रहा था, आज भी क्या इसमें वैसे ही फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है। तो क्या एक आज का ट्रेड फार्मा स्टॉक्स पर डिफेंसिव पर ज्यादा होगा? इस पर बात करेंगे। और साथ ही जहां भी आज नंबर्स आए, हिंडाल्को में आपको याद होगा नोवेलिस के, उनकी सब्सिडरी के नंबर्स पहले आ चुके थे, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स थे। हिंडाल्को कैसे नंबर्स पोस्ट करता है? एमएनएम कल अच्छी खासी मूव वहां थी, आज नंबर से पहले एक मूव कैप्चर हो गई है, या फिर नंबर सरप्राइज कर सकते हैं इन सब पर। और कोल इंडिया ऑलरेडी बाजार का एक बड़ा फेवरेट, ये सारे स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे बड़े ट्रिगर्स समझने के बाद एक एक कर ब्रीफली डिस्कस भी करते हैं। खुद अजय तो ग्लोबली ट्रैवल भी कर रहे थे, बाहर से अभी आए हैं। ग्लोबल मार्केट का हाल थोड़ा सा आपने देखिए कमजोर करके लाए हैं, बीच में ठीक था। देखिए 9 दिन की जबरदस्त रैली बन चुकी है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना जरूरी था। तो हमारे जो विदेशी भाई हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए, एक तो ये कि वॉल्यूम ड्राई अप ग्लोबली होना शुरू हो जाएंगे नवंबर दिसंबर के पीरियड में। जितने बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं मिड नवंबर से छुट्टियां पे जाने लगते हैं। यस, डेटा बहुत सारा आएगा, लेकिन अगर आप देखिए कि बॉन्ड यील्ड्स में भी एक अच्छी खासी 50 से 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई थी, थोड़ा रिबाउंड आया है। ऐसा नहीं कि वो प्रीवियस हाई के ऊपर भाग गई है। ग्लोबल क्यूज में नरमी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंताजनक कोई बात नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं। तो थोड़ा मुनाफा वसूली वहाँ भी यूएस मार्केट्स में हो रहा है। दिसंबर में जो फेड मीट होगी, आपकी निगाह डायरेक्टली वहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉज आएगा, बाजार ये मान के चल रहा है पॉज है, कोई रेट हाइक नहीं है, और ये मान के चल रहा है कि आगे की तस्वीर साफ होगी। तो अभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर आप देख रहे हैं यूएस मार्केट में, उसके चलते अपनी पोजीशन काटते हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक्शन तो इंडिया में हो रहा है। अब मैं जहाँ काफ़ी घूम के आया, मैं बीच में भी श्रीलंका था, उससे पहले लंदन था, दुबई था। इंडिया के बारे में भयंकर तरीके से इंटरेस्ट है। तो इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं, वो तो एक्शन देख रहे हैं इंडिया में डालने के लिए। एफआई का फिगर भी अगर आप सेल्फ फिगर देखें तो ऑलरेडी घटना शुरू हो गया है। 300-400 करोड़ हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं, उठ के मुंह में जीरा, तो वो कोई इशू ही नहीं है। पॉइंट ये कि कल आपने एसआईपी का नंबर देखा, 17,000 पे आ गए हम। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि 1.5 से 2 साल में 25,000 30,000 की पॉसिबिलिटी है। सारे टॉप फंड मैनेजर्स जो हमारे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन वही है, क्योंकि इस समय इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जो एक थर्ड पिलर बन के चल रहा है, उसने अपना गेम चेंज कर लिया, और उसको छोटे मोटे उतार चढ़ाव से कोई इंटरेस्ट बहुत इंटेलिजेंट हो गया रिटेल इन्वेस्टर करे। अब दिक्कत ये है कि उस इंटेलिजेंस में कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ये मुझे अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा चेतावनी देनी है कि वन साइडेड मिड कैप स्मॉल कैप में ही पैसा आ रहा है, तो वो हम डिबेटेबल है कि वो सही है गलत, बट पैसा जरूर आ रहा है बाजार में। कोई बड़ी अनवाइंडिंग इस समय नहीं हो रही है। 19,500 के आसपास थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। हम 18,800 से चले, तो 19,500 के आसपास थोड़ा समय बिताएंगे। अभी हम 19,400 पे बैठे हुए हैं। उस रेजिस्टेंस को
टेकआउट करने में तो शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए हम पुल बैक्स देख रहे हैं। लेकिन बाजार में पुल बैक्स में क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान आपको रखना चाहिए। बैंक निफ्टी भी देखिए ऑलमोस्ट 44,000, 43,800 पे हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी में। तो नीचे से 2,000 पॉइंट चला हुआ है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा अनवाइंडिंग का दबाव है, कोई बहुत बड़ी मेजर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। डीआई लगातार खरीद रहे हैं एफआई के सामने, और डीआईएस का पैसा एसआईपी के द्वारा भी मजबूत 17,000 करोड़ रुपए आ रहा है। कुछ जगहों के बारे में आपको बता दूं जहां अच्छी बाइंग हो रही है, आपको भी नजर रखनी चाहिए। जहां जहां नंबर अच्छे हैं और खराब ग्लोबल क्यू की वजह से आपको नीचे पुल बैक मिले, और बिंदु फार्मा जैसे स्टॉक सारे एस्टिमेट्स को बीट करके 30-30% बीट अगर कोई स्टॉक करता है, सॉलिड नंबर्स, चुनिंदा फार्मा और चुनिंदा मीडिया स्टॉक्स जहां नंबर बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़े नहीं है। और मीडिया में बता दूं, हम लोग तो खुद ही मीडिया में काम करते हैं, 10 साल के लोएस्ट लेवल पे ओनरशिप है, कोई देख ही नहीं रहा है उस सेक्टर में। इवन अगर आप फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो जो टॉप के 3-4 नाम है सब देख रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा आप उसके अंदर अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कम वैल्यूएशन और अच्छे रिजल्ट वाले कुछ स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर आप दाव लगाइए। मुश्किल होगा पैसा लूज करना। बाजार में पुल बैक्स का इंतजार करें, जैसे आज आपको एक पुल बैक मिल सकता है, और उस पुल बैक्स में आपको क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करनी है। बाजार में कोई बड़ी मंदी इस समय नहीं दिखाई दे रही है। चलते हैं डीबी के पास और एफिनो क्यूज का मामला भी ले लें, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम होना शुरू हुए। इस अनवाइंडिंग को सिर्फ अनवाइंडिंग समझें डिम्पी, किस तरह से यह शॉर्ट करने का मौका दे रहा है बाजार, आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं जो डेटा निकल के आ रहा है? देखिए, मार्केट में आपने अजय 2 पॉइंट तो काफ़ी अच्छे से कहे। खैर मैं आपको पहले धनतेरस की बधाई दूँ, और आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी ये ड्रेस जो है ना, बिल्कुल राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री, बिल्कुल तीनों का कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है। क्या बात, आपने क्या बात कर दी डिम्पी। राजस्थानी तो मैं हुई आधा, क्योंकि मैं राजस्थान में पैदा हुआ था। गुजराती में माइंडसेट से हूं, क्योंकि 90% मेरी एड्रेस बुक गुजरातियों से भरी है। मेरे सबसे प्यारे दोस्त होते हैं वो, और तो पूरे देश का रिफ्लेक्शन है। पंजाबी वीकेंड में हो जाते हैं, पंजाबी बाय नेचर, क्योंकि आपको पता है वीकेंड्स तो पंजाबी वाले ही होते हैं। तो इसलिए पूरे देश का रिफ्लेक्शन आपको हमारी पर्सनैलिटी में मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपकी ड्रेस आपके हाँ आपके बिहेवियर के साथ बिल्कुल मैच कर रही है अजय। खैर आपने जो बात पूछी, एक बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि वॉल्यूम कम है मार्केट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बात 2-3 दिन से नोटिस भी करवा रहे हैं आपकी एब्सेंस में कि देखिए वॉल्यूम कम है। जो हो रहा है ना, उसको आप आधा सच और आधा झूठ कर समझ के मानिएगा। एक और पॉइंट है, मार्केट के पास एक रेंज है, रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट कैसे की मैं आपको बताता हूँ। देखिए 450-500 पार ही नहीं हुआ, शॉर्ट कवरिंग करके लेके आया, 450 पे रुकना था, 450 पे आके रुका, है ना। उसने 19,200 पे आके फिर से सपोर्ट लेना है। हो सकता है आज गिफ्ट निफ्टी के बदौलत वापस 400 के नीचे आके ट्रेड करने लग जाए और आपको 200 वापस से टेस्ट करवा दे। तो मार्केट ने क्या है ना, एक सधा हुआ रूप से अपना लिया अपना, और इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को बिल्कुल एक रेंज का रख दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जैसे आपको समझना आप वैसे समझते जाइए। तो फिलहाल पहला सपोर्ट 19,200 का, कई लोगों ने 19,300 का भी रखा हुआ है, रखिएगा, हो सकता है वो भी ना टूटे, क्योंकि वॉल्यूम लो है। ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ही प्रॉब्लम आती है, फिर आप उठ नहीं पाते, ज़्यादा जोर से माल लग जाए नीचे। तो इसलिए वॉल्यूम लो है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 19,300 भी नहीं ब्रेक होगा, बट फिर भी मैंने लिखा नहीं, 19,200 ज़्यादा सेफ है लिखना, और 19,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है। रही बात क्या ट्रेड बहुत अच्छे से करना चाहिए, आज लोगों को आना चाहिए, मैं बोलूँगा इस गिरावट का ज़रा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से बैठे रहिए इंडाइसिस के अंदर। हमने जब शॉर्ट करवाया था तब भी बोल रहे थे कि हल्के हाथ से काम कीजिए। अभी मार्केट में वापस डिप आ रहा है, तब भी हम बोल रहे हैं कि इसको आप हल्के हाथ से काम कीजिए, क्योंकि जो भी पिक्चर अभी इस समय आप देख पा रहे हैं वो पूरी ट्रू नहीं है, पूरी अच्छे से नहीं है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन 100% नहीं है। एक और चीज़ जो मेरे को इंडाइसिस में खास दिख रही है, खासकर निफ्टी में, निफ्टी की लीडरशिप लेने को भी कोई तैयार नहीं हो रहा। रिलायंस नहीं आ रहा, HDFC नहीं आ रहा, ITC नहीं आ रहा, L&T नहीं आ रहा, IT कंपनीज नहीं आ रही हैं। ये कुछ एक ना लीडरशिप की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे थोड़ी लीडरशिप आ जानी चाहिए, और वो 2-3 दिन बाजार को संभाले और इस रेंज से बाहर लेके जाए, वो नहीं हो रहा है। रही बात ओपन इंटरेस्ट की, वो करीब 3% का। एक चीज़ मैं और नोटिस करा दूँ इंडाइसिस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की होगी, वो ओपन इंटरेस्ट ना भर के है मार्केट के अंदर। आप कुछ वैसे ही, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर 1 किलो के आप कोई लौटा है तो उसके अंदर 1 किलो पानी डला हुआ है, अब आप और डाल नहीं सकते उसके अंदर, डालेंगे तो बाहर छलक जाएगा वो। तो कुछ मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट भरा हुआ है। अब जो भी मार्केट करेगा ना, वो एक तरफा करेगा, धीरे धीरे करके, अभी नहीं करेगा, ये फेस्टिवल सीजन निकालने के बाद करेगा, बट करेगा। आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। इस बार के नवंबर सीरीज आपको स्विंग ट्रेड बढ़ा देगी, वो
पॉजिटिव देगी नेगेटिव देगी, और डाटा स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही मैं बोल पाऊंगा। बैंक निफ्टी भी जल्दी से बैक टू बैक आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर भी इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों के ना एक क्रिटिकल लेवल्स आपको बता देता हूँ। 43,800 जब तक बैंक निफ्टी पार नहीं करेगा नहीं आएगी शॉर्ट कवरिंग, नहीं आएगी शॉर्ट कवरिंग। 43,800 क्लोजिंग पे चाहिए। कल हमने पार कर लिया था बट हमने क्लोज नहीं किया। और निफ्टी के लिए 19,200 जब तक आपको टूटता नहीं है, बाइंग ऑन डिप्स करते रहो आप। तो 19,200 निफ्टी का, 43,800 बैंक निफ्टी का, दोनों क्रिटिकल लेवल्स मैंने आपके सामने एक बार नोटिस करवा दिए। तो फिलहाल आप हल्के हाथ से धीरे धीरे करके ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। डिब्बी, वो दो कौन से स्टॉक है जहां पे डेटा ये कहता है जबरदस्त काम हो रहा है? अजय, दो की जगह आज एक शेयर हमने निकाला है। एक तो देखिए, आप छुट्टी मनाइए, आप खूब बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, इसलिए ज़रा तनाव ना लें। और दूसरा, मार्केट ऐसा है भी नहीं कि 2-2 3-3 शेयर्स पकड़ के चले। एक ही शेयर बहुत होगा, अच्छा पैसा बना के दे देगा। उस शेयर का नाम है CUB, सिटी यूनियन बैंक। काफ़ी दिनों के बाद, लंबा कंसोलिडेशन के बाद इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। 200 दिनों की एवरेज का ब्रेकआउट किया। ये आप देख पा रहे हैं कि लंबा कंसोलिडेशन इसने लिया और एक 200 दिनों के एवरेज का ब्रेकआउट किया। ये शेयर धीरे धीरे अब आपकी पोजीशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और मैं कई बार, मैं अमूमन कम बोलता हूँ, लेकिन इस मामले में बोलूँगा अगर किसी के पास सिटी यूनियन बैंक नहीं है ना, तो वो गलती कर रहा है। उसको अपने पोर्टफोलियो में सिटी यूनियन बैंक इस समय ज़रूर डालना चाहिए। भले कम क्वांटिटी में डाले, लेकिन एक बार डाल के छोड़ दे। ये कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट बहुत काम का है, उसको थोड़ा रखना चाहिए। ये 200 दिनों के ऊपर आया, एवरेज अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, और सेक्टर के चर्निंग भी मिल रही है। बैंकिंग में मिड कैप बैंकिंग ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देंगे बजाय बड़े बैंक्स के, क्योंकि बड़े बैंक में तो वेटेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए सिटी यूनियन बैंक पे ध्यान रखिएगा। ये शेयर वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है जो आप अगले क्वार्टर के लिए आप पूरा रखना चाहें तो रख सकते हैं। अजय, ओके, सिटी यूनियन बैंक, आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस 18% से घटाई थी 3 क्वार्टर पहले। तब स्टॉक जो था 250 के आसपास था। वहाँ से ये करेक्ट होके पहला बैंक था जिसने कहा ग्रोथ कम होगी हमारी। उसके बाद जोर से करेक्ट हुआ था स्टॉक। जब लेके आइए इसका 1 साल का चार्ट, और नीचे वहाँ पे बेस बनाया। पिछले क्वार्टर में, अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट गया है, मैं रेकमेंड करूँगा आप जाके उनकी कमेंट्री एनालिसिस को, जो कॉल कमेंट्री होती है, मैं तो हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ सुननी चाहिए, 1-2 दिन बाद भी सुननी चाहिए रिजल्ट के, उसको जाके दोबारा सुनिए। इस बार उन्होंने कहा है कि अब हम 12 से 14 ग्रोथ पे वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे कदम ग्रोथ की तरफ। तो 120 के ऊपर बॉटम बना के स्टॉक 140 पे आ गया है। लीडरशिप का इशू भी वहाँ पे एकदम क्लियर हो गया है। आप देखिए, डिम्पी ने आपको ये रीज़न से दिया है डेटा के हिसाब से, FNO के हिसाब से। मैं आपको ये फंडामेंटल रीज़न बता रहा हूँ। अगर ये वापस 16-18 के आसपास की ग्रोथ आ गया, 250 रुपये आपको स्टॉक मिल सकता है। इसको अपने रेडार पे बना के रखिए। संतोष मीना, अक्षय भागवत से शो की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस की आपको शुभकामनाएं। आप खूब माल बनवाएं, हमारे व्यूअर्स का और अपने पोर्टफोलियो और क्लाइंट्स का भी खूब सारा धन वर्षा हो उनके पोर्टफोलियो में, यही हमारी कामना है। भागवत साहब, शुरुआत हम आपके साथ करेंगे। हालांकि हमेशा की तरह संतोष जी की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप नॉट कर रहे थे पैसा बनाने वाली बात पे, तो मैं फोर्सफुली आपकी तरफ आ गया, मैं खिंचा चला आया, क्योंकि हम तो व्यूअर्स के पैसे की बात ही करते हैं, पैसा बनना चाहिए। बताइए, आप ये बताइए पहले, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग अजय जी, पूरे 89 स्वदेश के टीम को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो आज निफ्टी का अगर आप रुख का रुझान देखें तो थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, ग्लोबल संकेत खराब है। और जिस कल का आप ट्रेडिंग एक्शन देखें तो थोड़ा डेरिवेटिव्स में शॉर्ट बिल्डअप के संकेत दिखे मुझे फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस में भी एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जो मंथली वाली जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 19,500, वहां पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखा है। पहले एक हफ्ते पहले वो 20,000 पे था, तो थोड़ा सा वो शिफ्ट होके आगे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि शायद एक रेंज बनाने की कोशिश में हो आगे जाके मार्केट पर। डे ट्रेडिंग में एक थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि शायद आज का डे नेगेटिव हो। तो जो सपोर्ट देख रहे हैं हम निफ्टी में वो है करीबन 19,250 से 19,270। तो ये आपका डाउनसाइड सपोर्ट बन सकता है निफ्टी में फॉर डे ट्रेडिंग या वेरी शॉर्ट टर्म। और जो एक रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है वो है 19,450 से 19,500। तो थोड़ा नेगेटिव व्यू बना के चल रहा हूँ सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए। मेरा मानना है कि निफ्टी फेस्टिवल सीजन है, वॉल्यूम्स डिप होने के काफी संकेत मिल रहे हैं, एक्टिविटी सबड्यूड रहेगी, तो 19,250 और 19,450
आसपास ये रेंज में सीमित रहेगी निफ्टी। रही बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड हो रहा है। बहुत मैं यहाँ पे खास एडवाइस करूंगा कि आप कॉशन लेके चले बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो एरिया है 43,800 का, वहां से काफी वल्नरेबल है बैंक निफ्टी थोड़ी सी आगे जाके वीकनेस के लिए। तो 43,800 से 44,000 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर थोड़ी वीकनेस आपको देखने को मिले तो शायद 42,900 या 42,800 तक वापस नीचे में बैंक निफ्टी जा सकती है। डे ट्रेडिंग में 43,300 का सपोर्ट जोन है, तो वहां तक हम नीचे में बैंक निफ्टी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आज नरम रहेंगे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मेरा व्यू है कि आज डे ट्रेडिंग करो तो थोड़ी आप सेल की तरफ आप पोजीशंस बना के ट्रेड करें। ओके संतोष जी, आप बताइए क्या स्टॉक पिक्स लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत ही सुंदर लग रहे हो। मैं थोड़ा फीका लग रहा हूँ आपके आगे। स्टॉक्स की बात करें तो मेरे एक बाई साइड है, एक सेल साइड है। बाइंग साइड में मेरा आइनॉक्स विंड है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक वैसे आज इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, इसकी क्रिसिल ने रेटिंग अपग्रेड भी की है, और टेक्निकल चार्ट पर भी इसमें क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था। स्टॉक 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लगता है आप इसे मोमेंटम पकड़ते नजर आ सकता है। 255 का टारगेट रहेगा, 232 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ये तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कोई थोड़ा सा लंबा नजरिया रखता है, इन्वेस्टमेंट का व्यू भी रखता है, तो ये ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी थीम आगे बहुत अच्छा कर सकती है, जहाँ पे ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से डबल भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव साइड आईटी स्टॉक्स पर है। आईटी स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। शायद अगर मनी फ्लो फ्रॉम आईटी टू बैंक हो सकता है, तो आईटी में मुझे आज टीसीएस सेल साइड देखना चाहूंगा। स्टॉक में एक हल्का पुल बैक देखने को मिला था, और 20 डे मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आज की मार्केट की कमजोरी में आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करे, तो यहाँ पे 3280 का टारगेट रहेगा, 3375 का स्टॉप लॉस रहेगा। दमदार पिक्स होती हैं आपकी हमेशा। आप फीके कहाँ से लग रहे हैं, इतने अच्छे आप लग रहे हैं। संतोष, 2 पिक्स आज टीसीएस फिर से सेल करा रहे हैं, कल टेक महिंद्रा सेल करा रहे थे, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे शो में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट लगातार उनका कंट्रीब्यूशन बेहद खास होता है और शानदार होता है हमारे लिए, सारे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स। ठीक है, अक्षय से भी समझते हैं। अक्षय, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? का रुख देखते हुए मेरा एक ट्रेड बाय की तरफ है और एक सेल की तरफ है। तो जो बाय की तरफ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला रिजल्ट के पहले। आज उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, तो जिस तरह से ऑप्शंस का भी एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, 1500 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप के सिनारियो दिख रहा है। तो एमएनएम बाय करने की मैं रिकमेंड करूंगा। करंट रेट पे आज शायद थोड़ा गैप डाउन में मिले आपको, पर वहां पे आपको बाय करके चलना है 1540 और 1535 के आसपास। टारगेट बना के चले 1591, और एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 1605। स्टॉप लॉस बनाए 1495 का। और सेकंड ट्रेड है बैंकिंग में, सेल है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चार्ट पैटर्न है काफी नेगेटिव रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ऊपर में काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, और मेरा मानना है कि ये सेलिंग थोड़ा एक्सटेंडेड हो सकता है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अब शॉर्ट करके चले मार्केट खुलते, और 187 से 184 ये आपका टारगेट प्राइस बनेगा। स्टॉप लॉस बनेगा 201। तो आप ये 2 सेल कॉल ले रहे हैं? नहीं, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा सेल कॉल है, एक सेल कॉल है, और एक आईटी पर हमारे पास संतोष की भी। तो यानी आज बाय और सेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब हमारे साथ सुमित मुलचंदानी भी हैं पैनल पर, उनसे समझते हैं वो कैसे हेज कर रहे हैं, या फिर उन्हें भी वन साइड ट्रेड दिख रहा है। सुमित, बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल, और जी, good morning। धनतेरस की सबको बधाई। तो मेरे 2 बाय कॉल्स रहेंगे, दोनों ही कैश के स्टॉक्स हैं, और दोनों डिलीवरी के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं। आप 3 से 6 महीने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है, देखिए, माइंडटेक इंडिया। माइंडटेक इंडिया काफी टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, फ्रॉम द May 22 टू ऑलमोस्ट September 23। तो एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट कैंडिडेट की तरह आप देखिए कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में इन्होंने अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छा यू बॉटम रिकवरी दे सकता है पिछले हाई की तरफ। तो करंट मार्केट प्राइस है 198, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 170 का, और टारगेट रखेंगे 255 एंड 300। जो दूसरा स्टॉक है, सेम स्पार्क है। स्पार्क ने देखिए एक डबल बॉटम बनाया है करीबन 220 की लेवल पे, और कल के सेशन में काफी अच्छा है कि वॉल्यूम बेस सर्ज आया हुआ था। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। 256 का करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट रहेगा 296 एंड 330। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 224 का। चलिए, तो ये 2 बाय कॉल्स आपकी तरफ से सुमित मुलचंदानी की। तो 6 की 6 पिक्स हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें से 2 सेल भी हैं। तो थोड़ा सा
कुछ सेलेक्टिव होकर आज बाइंग करनी होगी। ऐसे में अर्निंग्स बेस्ड ट्रिगर कहाँ निकल सकते हैं, वहां कहाँ ट्रेड्स होंगे, ये बताने के लिए अर्निंग्स और दूसरे स्टॉक्स एंड न्यूज हमें शरद आ गए हमारे स्टूडियो में। शरद बताएं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज पोर्टफोलियो को धमाधम करना चाहिए आज? जी बिल्कुल, उसके पहले तो मैं बता दूं कि दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी और हमारे सारे दर्शकों को। धनतेरस की संडे को देंगे ना। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे दिखने रहे और अर्निंग्स भी मैंने इस बार क्या है कि अच्छे जो गुड अर्निंग्स हैं, पटाखा अर्निंग्स, धमाका एंड पटाखा अर्निंग्स, इन दोनों को जो है पहले हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला रहेगा औरोबिंदो फार्मा का। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को बीट किया। जो यूएस मार्केट है वो सेल्स एस्टिमेट्स को भी बीट किया, और जो इंटरेस्टिंगली जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन है वो सिक्वेंशियली देखने मिला है। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स बड़े फार्मा कंपनीज ने भी जो है दूसरे तिमाही में अच्छे नतीजे लाए थे। पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं एएम में जो है लेवल्स में जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। हाँ, और जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आया है। ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और कंपनी जो है घाटे से जो है मुनाफे में आई है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो इंफ्रा एंसिलरी थीम है जो हमने 18 आवर स्वदेश में पकड़े थे, यहाँ पे जो है रेवेन्यू में देखें तो 37% का ग्रोथ देखने मिला है और प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो डबल से ज़्यादा है। इसके अलावा जो है सुब्रोस फोकस में रहेगा, यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और आगे जाते हुए जो है गाइडेंस भी जो है स्पेशली जो सेल्स को लेके वॉल्यूम को अपटिक जो नए बिजनेस ऑर्डर पे वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की भी आ रही है। इक्लक्स की भी बात करें तो लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और सारे पैरामीटर्स आप ले लीजिए, रेवेन्यू, पैट, एबिडा, सबको बीट किया गया है। फोर्स मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग नेट प्रॉफिट जो है 5 गुना बढ़ चुका है और अगर बात करें टॉप लाइन ग्रोथ पे तो 43% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। बीएमएल भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं जहाँ पे पैट में लगभग 300% का ग्रोथ आया है। मुथूट फाइनेंस स्टैंड अलोन बेसिस में अगर आंकड़े देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम, पैट में एक अच्छी ग्रोथ आई है और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। और आखिरी स्टॉक रहेगा जी, लार्जली इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और बात करें तो टॉप लाइन नंबर्स जो हैं ऑफ कोर्स एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने मिले हैं, लेकिन जो आगे जाते हुए जो मर्जर है जी सोनी का उस पे जो है बाजार का ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये सारे जो अर्निंग्स है लार्जली पॉजिटिव अर्निंग्स है आपके लिए आज मैं लाया हूँ, ये आज फोकस में रहेगा। क्या बात है, खास आप सारे नंबर्स लाए हैं, वो स्ट्रॉन्ग ही नंबर्स हैं, इनमें तो ट्रेड बिल्कुल ढूंढेंगे, लेकिन कहीं कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी हैं जिनमें खबरों का एक्शन हो सकता है आज? जी बिल्कुल, अर्निंग्स तो होता है लेकिन जो कॉन कॉल होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो गाइड करती है कि आगे जाते हुए स्टॉक्स में क्या रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो लुपिन रहेगा, ऑफ कोर्स फार्मा स्पेस में तो हमने देखे अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन जो कॉन कॉल की बात करें लुपिन में तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कहा है कि जो एबिडा मार्जिन है वो 18% रहेगा सेकेंड हाफ और जो फुल ईयर रिटर्न्स जो रहेंगे मार्जिन्स वो टीन्स में रहने वाले हैं। यूएस बिजनेस में जो है पॉजिटिव कमेंट्री आई है और $200 मिलियन का जो है वो क्वार्टरली रन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स 2 बड़े लॉन्चेस आने वाले हैं तो उसके लिए बाजार पे फोकस रहेगा। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आज लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 48% इक्विटी जो प्रमोटर का है उसकी सप्लाई जो है बाजार में आएगी। HAL का एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है जहाँ पे उन्होंने एयरबस के साथ करार किया है और वो एक सिविल MRO फैसिलिटी जो एक टाइप से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है उसको नासिक में वो लाने वाले हैं। गार्डन रीच को 840 करोड़ का इंपॉर्टेंट वेसल का ऑर्डर आया है और इम्पॉर्टेंटली अशोक लीलैंड भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे वो 1200 करोड़ अपने EV मोबिलिटी आर्म में जो है निवेश करने वाले हैं। और टाटा मोटर्स ने भी जो है फोकस में रहेगा क्योंकि मूडीज़ जो है उनके जो रेटिंग्स हैं उनको जो है अपग्रेड किया है और आउटलुक जो है पॉजिटिव रहा है। ऑफ कोर्स नंबर्स में भी स्ट्रेंथ आए थे। आखिरी स्टॉक जो है यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, ये स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। 2021 में उन्होंने जो है जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो कि आप दहीसर के एरिया है वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी प्रोजेक्ट की जो है JD की थी, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अब उसको वो खारिज कर दी गई है और आगे जाते हुए जो है वो इसको नहीं परस्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी स्टॉक में एक नेगेटिव रिएक्शन था बिकॉज कंपनी ने जो एस्टैब्लिश किया था 9 लॉन्च करेंगे इस साल, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही लॉन्च हुए हैं और मैनेजमेंट में भी 18 स्वदेश से बात की थी और उन्होंने कहा था कि स्पिल ओवर हो सकती है कुछ और लॉन्चेस के भी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में ज़रूर देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक खबरें और साथ ही अर्निंग्स आपको शरद ने अच्छे से बता दी हैं। अब जरा हिमाक्षी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे भी पता करते हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। हिमाक्षी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस टू यू। जरा बताएं रिपोर्ट्स के बारे में।
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आप सबको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत करेंगे हम कॉन्कॉर्ड बायोटेक के साथ। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत नंबर्स कंपनी की तरफ से आए हैं। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस करीब 25% की है और ईबिटा ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट जेफरीज का कहना है कि रेवेन्यू 20% और पैट करीब 30% कैगर से बढ़ सकता है FY23 से लेकर FY26 तक। मगर रीसेंट रैली को देखते हुए उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा पावर ग्रिड भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि केपेक्स साइकिल जो है वो अभी भी जारी है। कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है कंपेटिटिव बिड्स जो फर्स्ट हाफ में किए थे। ओवरऑल काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है और इसी के चलते जेफरीज ने पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 235 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। पीआई इंडस्ट्रीज पर जेफरीज का कहना है कि पीयर्स के मुकाबले डीस्टॉकिंग साइकिल पर कंपनी अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर रही है। रेवेन्यू इन लाइन है मगर ईबिटा अनुमान से मजबूत आया है क्योंकि मार्जिन्स जो है मल्टी ईयर हाई पर है। तो इसी के चलते जेफरीज ने पीआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 4290 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज भी हमारे रेडार पर रहेगा। मक्वारी का कहना है कि उनका जो ईबिटा कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था वो अनुमान से कमज़ोर था क्योंकि सेल्स में थोड़ा सा मिस नज़र आया था। डिमांड को लेकर अभी भी कॉशियस नज़र आ रहे हैं मगर मार्जिन्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। तो इसी के चलते मैक्वारी ने पेज इंडस्ट्रीज़ पर अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 31,000 रुपीज़ के साथ। जी एंटरटेनमेंट अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। सेकेंड क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अनुमान से काफ़ी बेहतर था। सॉफ्ट एड एनवायरनमेंट भी है और जी सोनी का जो मर्जर है ये भी एक ट्रिगर रह सकता है स्टॉक के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि CLSA ने जी पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। पिरामिड एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स आए थे। जेफरीज का कहना है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ नजर आई है रिटेल कारोबार में। ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड लोन्स हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेशन किया है मैनेजमेंट में। नेट इंटरेस्ट इनकम में स्लाइट मिस नजर आया है। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है मगर क्रेडिट कॉस्ट की तरफ से नेगेटिव सरप्राइज आया है जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है पिरामिड एंटरप्राइजेस पर और अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है। आखिर में हम फोकस करेंगे नज़ारा टेक पर। जेफरीज का कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आया है मगर मार्जिन्स बेहतर थे नज़ारा टेक के लिए। ई लर्निंग में वीकनेस जारी है। ई स्पोर्ट्स हालांकि काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर्स हालांकि RMG में नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेफरीज ने नज़ारा टेक पर अपनी राय को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है। अपना टारगेट प्राइस घटाकर 778 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके ठीक है। तो वो माक्षी आप आज ना जब रिपोर्ट्स बता रही थी मेरे को कुछ ज्ञान की देवी जैसी लग रही थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मैं तो रोज़ ही रिपोर्ट्स बताती हूँ। आज जो पीछे आपके बैकग्राउंड है ना और आपकी जहाँ पे प्लेसमेंट है, जहाँ पे आप खड़ी हैं, पीछे आपकी ऑरा दिख रही है पूरी। जैसे देखते हैं ना देवी देवताओं के पीछे, उनके सिर के पीछे आप ऑरा देखते हैं। एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। अजय भी देख रहे होंगे, आपको नोटिस कीजिएगा। मेरे को जब आप रिपोर्ट बता रहे थे ना तो बिल्कुल ऑरा वैसी देवी जैसा रूप लग रहा था कि अज्ञान ये सही पकड़ा आपने, बहुत बढ़िया। देखिए वामाक्षी जी का भयंकर ऑरा दिख रही है ना। नहीं, बात आपने एकदम सही पकड़ी है। देखिए वामाक्षी जी जो है हमारी टीम की सबसे होनहार टीम मेंबर्स में से ज्ञान की देवी तो बिल्कुल है ही। आपने सही बात कही। उनकी हंसी रुक नहीं रही है, देख रहे हैं आप। चलिए ये ऑरा भी दिखा दिया आपने अपने पूरे व्यूअर्स को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी। और डिम्पी हमारे जो है ना ऐसी बारीकियां पकड़ते हैं ना जो एक एवरेज आई शायद पकड़ ना पाए। हम और आप नहीं देख पाए बट डिम्पी ने एकदम पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की भी बात करते हैं जहां स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन क्योंकि ये दिवाली का त्योहार है, धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। तो आज की तैयारी आपकी स्टॉक्स की भी करवा देते हैं जहां आपके ट्रेड्स पॉसिबली दिखते हैं। एक स्टॉक जिसकी खास चर्चा करनी चाहिए और वो फार्मा स्पेस से है। इनफैक्ट अजय, जिस तरह से औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स आए और इनफैक्ट आप ल्यूपिन के भी कमेंट्स देखें तो कहीं ना कहीं से वो जो US विजिबिलिटी दिखना, औरों के इतने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स दिखना और फार्मा स्टॉक का चल पाना पिछले कुछ दिनों से चल भी रहा है, क्या ये एक साथ देखा जा सकता है? देखिए ये सेकेंड या थर्ड क्वार्टर है इन अ रो। एक्चुअली डॉक्टर रेड्डीज ने 2 क्वार्टर पहले सबसे पहले US मार्केट के बारे में पॉजिटिव बातचीत करना शुरू किया था। उसके बाद लुपिन ने किया। 2 क्वार्टर हो गए जहां पे US मार्केट में एक तो ग्रोथ आ रही है वापस। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा था, फार्मा क्षेत्र के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, US में मैन्युफैक्चर करते हैं। वो कह रहे हैं हमारे तो बल्ले बल्ले हो रही है, भयंकर दीवारी हो रही है। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा साहब आपको पता नहीं, दवाइयों की इतनी मेजर शॉर्टेज हो गई है US में। ओके। और शायद ये रीजन हो सकता है कि US रेगुलेटरी जो एक एनवायरनमेंट है थोड़ा सा रिलेटिवली ईज हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 नंबर्स। औरोबिंदो फार्मा में जो एबिटा आया है ना, 1400 करोड़ का एबिटा आया है। अगर आप देखेंगे
ऑरोबिंदो फार्मा के एस्टिमेट्स अगर आप देखते तो 11.5 से 1250 करोड़ के एबिटा की रेंज थी एक्सपेक्टेशन की, और 1400 के करीब इनका एबिटा आया है। मतलब बीट का मार्जिन बहुत ज्यादा है। श्योर। और सारा फोकस इस समय पूरे बाजार का सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, टीवीज, इन सब पे बना हुआ है। ये थोड़ा साइडलाइन हो गया, बट मीठे मीठे ये स्टॉक चलता जा रहा है। अब आप 6 महीने का ग्राफ लेके आए डायरेक्टर साहब, ये जो रेंज थी ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि अभी और इस वाले नंबर्स के अंदर पीएलआई का इम्पैक्ट नहीं जो 2 क्वार्टर बाद आएगा, इसमें रेवलमेड करके एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है उसका इम्पैक्ट नहीं, तो यार अपसाइड बन सकती है। 6 महीने का चार्ट है ना, 3 महीने का चार्ट लेके आइए, 3 महीने का, ये 900-930 के बीच में कहीं ना कहीं अटक रहा था जी। और अब ये रेंज इस तरह के नंबर्स के साथ ब्रेकआउट, ये देखिए ये इसका टॉप था 930-940, ये रेंज ब्रेक हो सकती है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए, सॉलिड नंबर्स, और इसके अब ये ब्रेकआउट जैसा दिखा सकता है। लेकिन हमारे साथ बासु मलिक जी भी आ चुके हैं, अभिषेक बासु मलिक कोलकाता से। कोलकाता में बहुत ही शानदार आपकी दुर्गा पूजा होती है, दिवाली का उनसे माहौल लेते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्या माहौल है वहाँ पे कोलकाता में, बताइए। दिवाली की पूरी सजना धजना शुरू हो गया है अभी वहाँ पे, पूरे शहर भर में लाइट्स लगना शुरू हो गई है? एकदम। और कलकत्ता में एक्चुअली दुर्गा, जैसे आपने बताया, दुर्गा पूजा के टाइम से चालू होता है। हाँ। और वो क्रिसमस के एंड में जाके खत्म होता है, तो वो पूरा शहर जो है पूरा सज धज के एकदम धमाकेदार दिवाली, उसके बाद सेंटा रैली। ये बताइए कि यूएस मार्केट में जो जिस हिसाब से ट्रेंड्स बन रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, ऑरोबिंदो मुझे पता नहीं आप स्पेसिफिकली देखते हैं नहीं, लेकिन फार्मा स्टॉक्स के स्पेशली नंबर्स काफी इंप्रूव होके आ रहे हैं। एकदम। और आपने जैसे कहा कि डॉक्टर रेड्डीज का कमेंट्री 1-2 क्वार्टर पहले से आया था ये, और यूएस में काफी शॉर्टेज है ड्रग्स की, और ये शॉर्टेज लास्ट 4-5 महीने से चल रहा है और आगे भी चलेगा। वो पहला एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। सेकंड बहुत जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो ये है कि यूएस का जो सरकारी पॉलिसीज है, मेडिकेयर, मेडिकेड, उनमें उनका कॉस्ट कम करने का एक बहुत ज्यादा नीड है यूएस गवर्नमेंट को। तो उसके लिए जो एक इम्पेटस है ऑन जेनेरिक्स, सस्ते दवाइयों का, जो ज्यादातर इंडिया से जाता है, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, और वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मेरे हिसाब से। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जो यूएस एफडीए का स्ट्रिंजेंसी या जो प्रॉब्लम्स थे धीरे धीरे, और इंडियन कंपनीज भी अभी काफी समझ गए हैं कि कैसे क्या करना है ओवर द लास्ट 5-6 साल, 10 साल, तो चीजें अभी इंप्रूव होने की उम्मीद है। ये बताइए, शुरुआत करते हैं काम की बात। आपने कुछ लेटेस्ट एडिशन, डिलीशन, चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में? अगर नाम नहीं बता सकते तो कम से कम कुछ फ्लेवर दीजिए। क्या नए नाम अपने रिसर्च कर रहे हैं, आप ऐड करने का मूड बना रहे हैं? अभिषेक? रिसर्च तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। आई थिंक नया कुछ उतना खास आ नहीं रहा है, क्योंकि जो सेक्टर्स या स्टॉक्स पहले भी अच्छे कर रहे थे वही अच्छे कर रहे हैं। नया कुछ वैसे थीम वाइज उभर के नहीं आ रहा है। लास्ट में जो अभी देख रहा हूँ वो रियल्टी एक थीम है, और रियल एस्टेट के आसपास जो स्टॉक्स हैं जो रियल एस्टेट को फीड करते हैं इंडिया में बाहर, वो एक थीम देख रहा हूँ। बट अदरवाइज जो पहले मैं देख रहा था, फार्मा, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, रेलवेज, वही सब देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि नई थीम तो नहीं है, लेकिन आप उन्हीं पुरानी थीम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ अलग अलग स्टॉक्स के बारे में एक बार ज़रा चर्चा कर लेते हैं। कल पीआई इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छे से बंद हुआ है, आज उस पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी है। ज़रा पीआई इंडस्ट्रीज़ की रिपोर्ट आप दिखाइएगा सामने। एक बार ज़रा संतोष से पता करते हैं। संतोष, ये शेयर और चलेगा क्या? कल की अच्छी क्लोजिंग, आज की रिपोर्ट ठीक है? हाँ, ESG इसके कल के नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे, और केमिकल सेक्टर में एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल भी रही है। और पीआई इंडस्ट्री की बात करें तो एक मुझे लगता है एक बेस अच्छा बन चुका है, 3500 के आसपास सपोर्ट रहेगा। ऊपर में इसको कल का जो हाई अगर क्रॉस करता है 3730 के आसपास का, तो लगता है कि स्टॉक में और तेजी बनेगी। स्टॉक फिर शायद आपको 3900 के लेवल भी दिखा सकता है। तो ऐसे अगर डे ट्रेडर है तो आप 3600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और थोड़ा सा लंबा व्यू है तो आप होल्ड कीजिए। ऊपर में 4000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक
है, इसके अलावा पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर्स देख लेते हैं। ये इनलाइन बता रही है हमारी रिसर्च टीम। उन्होंने ये कहा है कि जो पैट है वो करीब 48 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया और पिछली बार YOY बेसिस पर ये लॉस था 1500 प्लस करोड़ रुपए का। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी हैं, बट अगर आप उसको थोड़ा एडजस्ट भी कर दें, शायद 64 करोड़ रुपए की है जितना मेरे को याद है, लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट भी कर दें तब भी बुरे नहीं होंगे नंबर्स इनलाइन प्रॉफिट के फ्रंट पे तो दिख रहे हैं। साथ ही अगर इनकी ब्याज से आए अगर आप देखते हैं, क्योंकि अब ये फाइनेंस वाली कंपनी, अब आपको पता लगी क्या होगा, पिरामिड फार्मा ऑल टुगेदर अलग हो चुके हैं इससे अब, तो यहाँ पे डाउन है करीब 12% ब्याज से आए। हाँ, तो एक बार अक्षय भागवत आप जरा बताइएगा, एक जगह थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है जहाँ पे ब्याज से आए, नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, लेकिन प्रॉफिट ठीक है, इसलिए नंबर्स को इनलाइन बोला जा रहा है। आप जरा देख के बताइए चार्ट में क्या दम दिखता है क्या? डिम्पी जी, चार्ट में ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। पोस्ट रिजल्ट शायद एक्शन इसका से नेगेटिव हो या सेलिंग की तरफ हो। इसका कारण है कि 1000 के स्ट्राइक में अब देखें तो डेरिवेटिव्स में काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग की एक्शन है। तो 1000 आपका पहला पड़ाव है जो पार करना जरूरी है, जो मुझे नहीं लगता कि आज या शायद शॉर्ट टर्म में हो। स्टॉक 940 से 950 के स्तर पे जा रहा है, जहां उसके बहुत अहम सपोर्ट बन रहे। तो एक नेगेटिव व्यू रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म इन पिरामल, जब तक 1020 पार ना करे, थोड़ा स्टॉक से दूर रहे। कोई बाइंग अटेम्प्ट करनी भी है तो उसका एक्टिविटी देखेंगे 940 के सपोर्ट पे, वहां पे रिव्यू कर लेंगे कि फ्रेश बाय हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हुई पिरामिड एंटरप्राइज पर। इस पे अच्छा पैटर्न की भी बात कर रहे थे इनफैक्ट डिम्पी 2 दिन पहले, और अब नंबर्स भी देखिए तो अच्छे आए हैं, तो देखना होगा आज इस पे एक ट्रेड बनता है या नहीं। लेकिन दूसरे कुछ स्टॉक्स पे की भी बात करते हैं, और इनफैक्ट आज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इसका लॉक इन पीरियड खुलेगा लगभग 48% ऑफ इक्विटी का। क्या थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का एक व्यू बनाना चाहिए इस पे? क्या थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ सकता है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस? एक बार संतोष बताएंगे। इस पे इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लोस का हो रहा है, तो हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से कमजोरी देखने को मिले, 540 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कमजोरी की उम्मीद नहीं है। स्टॉक अगर जब तक 520 के ऊपर बना हुआ, 520 के नीचे जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसके नीचे फिसलता है, तभी कोई मेजर कमजोरी की उम्मीद रहेगी। हाँ, लेकिन आज के दिन इस न्यूज़ की वजह से प्रेशर रह सकता है। न्यूज में अगर आप प्रेशर रहता है तो संतोष ये भी बताए ना कि कौन से लेवल्स हैं जिस पर इसे ऐड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस अच्छा कर रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन का मौका होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। कौन से लेवल्स वॉच करें? यस, इसमें मुझे लगता है 540 के आसपास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। आज नीचे खुलता है तो 540 के आसपास से बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर कोई 540 पे लेता है तो पोजिशनल बेसिस पे आपको 500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो जो पुराने हाई थे इसके 680-700 के आसपास के, वो फिर से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई काम की बात कि 540 पर अगर आपको मिलता है तो इस स्टॉक को खरीद लें। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और हेवीवेट्स की बात करते हैं। फिर से आपको ऑटो पैक में एक तेजी दिख रही है। आज M&M के नंबर्स हैं, उससे पहले कल मूव थे, और आप 2-3 दिन से देखें मारुति, टाटा मोटर्स, इन सब में एक मूव दिख रही है। और क्योंकि ये कंसोलिडेशन के फेज में ऑटो के स्टॉक्स थे भी, टाटा मोटर्स पर मूडीज का एक अपग्रेड आया, रेटिंग को उन्होंने BA3 किया, आउटलुक हालांकि रिमेन किया है, और साथ ही उन्होंने जैगुआर JLR की भी रेटिंग जो है उसे अब BA3 किया है। टाटा मोटर्स एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर इस पूरे साल के लिए रहा भी है। मेजर ऑफ द मूव्स इस साल के लिए एक बार अभिषेक के साथ ये स्टॉक डिस्कस करते हैं। अभिषेक, टाटा मोटर्स पर आप अगर यहां से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके क्या टारगेट्स होंगे? जी, पहली बात तो ये, मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरी व्यू लूंगा टाटा मोटर्स पे अभी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि टाटा मोटर्स का मेन स्टे जो है वो JLR का प्रॉफिटेबिलिटी से आता है, और ग्लोबली हम जो देख रहे हैं वो एक स्लो डाउन चल रहा है पूरे दुनिया में, US, यूरोप, चाइना, जो कि इनका मार्केट्स है। तो मुझे ये अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करेंगे इंडिया में, तो काफी पैसेंजर व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काफी एक जमा हो चुका है, और सेल्स ग्रोथ उतना नहीं है। ये दिवाली के सीजन में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिवाली टू दिसंबर थोड़ा बढ़ेगा, बट वो सर्टेन नहीं है। तो मैं पर्सनली मैं काफी कॉशियस रहूंगा टाटा मोटर्स या कोई भी और ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में निवेश करने से पहले। राइट, ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीडिया स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है। संतोष, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जी, सन टीवी, DB कॉर्प और इवन जागरण प्रकाशन। डॉक्टर साहब,
इन सारे स्टॉक्स के अगर आप 6 महीने ग्राफ या 3 महीने के चार्ट लेके आए तो मैप करने में आसानी होगी। संतोष, आप बताइए इस समय अगर मुझे मीडिया स्टॉक से प्ले लेना है, ये देखिए 6 महीने में जी 40%, दूसरा स्टॉक लेके आइए, सन टीवी 50%, जागरण प्रकाशन और डीबी कॉर्प को भी लेके आइए। सारे स्टॉक्स के अंदर एक मोमेंटम दिख रहा है। संतोष, आप यहां से 36% जागरण और डीबी कॉर्प भी मेरे हिसाब से 30-40% तो मिनिमम चला होगा। संतोष, आप किस पे बेट करेंगे? यस अजय जी, मैं भी पिछले कुछ दिनों से इस स्पेस को लगातार हाईलाइट कर रहा था। नॉर्मली इलेक्शन ईयर की और हम बढ़ते हैं तो मीडिया स्पेस में एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इनके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं और आने वाले नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि डीबी कॉर्प और जागरण प्रकाशन जैसे स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं, बट स्टिल मेरा डीबी कॉर्प पे अभी भी बुलिश व्यू है। अभी कोई कमजोरी मिलती है प्रॉफिट बुकिंग तो आप 280 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में वापस शायद 340 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है अभी जी और सन टीवी में ज़्यादा मोमेंटम बचा हुआ, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चले। जी का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है 250 से 255 एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। ऊपर में ये 290 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है और जिस दिन इसने 290 का लेवल क्रॉस किया स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनेगी। सन टीवी की बात करें तो सन टीवी का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है रिलेटिवली। इस स्टॉक ने भी एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 640 का रहेगा, ऊपर में 680 का इमीडिएट टारगेट है और पोजिशनल बेसिस पे 750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राइट, ठीक है, ये तो हो गई मीडिया स्टॉक्स के बारे में बातचीत। अक्षय भागवत से मैं डिस्कस करना चाहूँगा अदानी पोर्ट्स। आपने देखा होगा कल हमने आपके लिए अदानी पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री लेके आए थे हम। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि जब करण अदानी अपने कारोबार के बारे में बहुत स्पेसिफिक्स बात करते हैं, तो उन्होंने अदानी पोर्ट्स में प्रियंका बताया साफ साफ तौर पे करण अदानी ने कि अपनी ROC जो होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो डबल करेंगे नेक्स्ट 4-5 सालों में। अभी 12% है, 19 से 22% की रेंज में लेके जाएंगे। बहुत सारी एफिशिएंसीज लाने की बात बताई है। और ओवरऑल मतलब जो मेरी पूरी बातचीत थी इनसे वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक, ऐसा लग रहा था कि वो एक एनालिस्ट कॉल में बात कर रहे हैं। तो ये फोकस नजर आया, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव करेंगे। स्टॉक के ऊपर आप नजर बना के रखिए। आज मोतीलाल ओसवाल ने 30% हायर का टारगेट प्राइस लगाया है 1055 का। क्योंकि उन्होंने बोला है मोतीलाल ने कि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह की कि अदानी पोर्ट अपनी हायर एंड ऑफ वॉल्यूम गाइडेंस की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए 30% का बड़ा अपग्रेड है। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। नहीं, इनके कार्गो वॉल्यूम जिस मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हो रहे हैं वो एक अपने आप में मिसाल है। एग्जैक्टली। तो आज मोतीलाल ने भी बड़ा अपग्रेड किया, तो इसको 800 रुपए का भाव है। कल थोड़ा कमजोर था लेकिन इसको अपने रेडार पे बनाइए। और अक्षय के साथ मैं डिस्कस करूंगा। अक्षय भागवत, अगर मुझे अदानी पोर्ट्स खेलना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और थोड़ा लॉन्गिश, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बेटर रहेगा, ऑप्शंस की साइड पे कैसा रहेगा, कैसे खेलना चाहिए? जी अजय जी, अडानी पोर्ट्स का अगर मैं ऑप्शंस का डेटा देखूं तो मेरी राय रहेगी कि आप थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म में इसमें ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शंस में इसका बहुत क्लोज स्ट्राइक्स पे प्लेसमेंट है, जो है 800 का पुट और 820 का कॉल। जब भी ऐसे क्लोज प्लेसमेंट रहेंगे तो थोड़ा सा एक वोलाटाइल मूव होने के सिग्नल दे रहे। तो एक शॉर्ट टर्म में एक चीज क्लियर है कि जब तक 790 होल्ड कर रहे हैं तक स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद ये 800 का सपोर्ट होल्ड करके बना रहे और थोड़ी उछाल करने की कोशिश करे। पर मेरा कन्विक्शन इसमें रहेगा कि अगर आप मीडियम टर्म में या थोड़ा लॉन्ग टर्म की नजरिए से ट्रेड करें कि वहां पे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, इसका सपोर्ट बेस बहुत क्लियर है कि 750 के करीब है और आपको ये स्टॉक एक्यूमुलेट करके चलना है। मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने की अवधि से अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो आपको 890 से 900 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रॉडर या लॉन्गर टर्म व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्राइस वोलेटिलिटी हो सकती है, तो आप शॉर्ट टर्म अवॉइड कीजिए, लॉन्गर टर्म के नजरिए से अडानी पोर्ट को देखिए। एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एप्टस वैल्यू, जिसके नीचे आप बैंड देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाथ बदला हो रहा है। करीब 1.5% इक्विटी का एक ब्लॉक डील लग रहा है। 1.5% इक्विटी ठीक ठाक इक्विटी होती है। इनका मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ठीक ठाक वैल्यू पे ये एक चेंज या ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है। एक बार चार्ट चेक करवा लेते हैं इसके बारे में। संतोष जी, आप जरा चेक करेंगे। एप्टस वैल्यू नाम की कंपनी है, थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है। कल भी 6 लाख शेयरों का कारोबार था इसके अंदर। जरा चेक कीजिए, आज ब्लॉक डील लग रही है 1.5% इक्विटी की।
इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग है नहीं। स्टॉक साइडवेज है काफ़ी लंबे समय से। आज ब्लॉक डील होती है, अगर स्टॉक नीचे खुल के 270 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता है तो एक स्ट्रॉन्ग 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से 265 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। और कोई नई बाइंग करना चाहते हैं तो अभी के लिए अवॉइड करें जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, स्टॉक में मोमेंटम नहीं आता। ओके ठीक है। एक खबर गार्डन रीच के रिगार्डिंग भी आई है। इनको एक ऑर्डर मिला है 840 का। ऑर्डर मिलना बड़ी बात नहीं है। गार्डन रीच के ऑर्डर आप सुन सुन के भी थक गए होंगे कि इनको तो ऑर्डर ही मिलते हैं और काम भी कर रहे हैं अच्छा, मोनोपोली भी है अच्छी इनके पास। तो लेकिन समझना ये है कि गार्डन रीच का शेयर महंगा हो गया है, अभी भी इन ऑर्डर्स के दम पर ख़रीदे जाने की वैल्यू रखता है ये हमको बताएंगे हमारे सहयोगी सुमित। सुमित जरा आप बताइए, गार्डन रीच आपको ठीक लग रहा है वैल्यू के टर्म्स पे और चार्ट में इतने दम है कि ऑर्डर मिलने के बाद ये टिका रहेगा ऊपर? देखिए, स्टॉक में मूवमेंट काफी स्ट्रांग आई हुई थी, लेकिन उसके बाद एक स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में था। लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट की तरह इसमें बैकबाउंड हुआ था ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। तो स्टॉक बिल्कुल अभी भी मुझे लग रहा है जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए यहाँ पे। और स्टॉक अपना जो न्यू मूवमेंट है वो अबोव 850 एक काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो बिल्कुल होल्ड रहे यहाँ पे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 745 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अब 850 के ऊपर अगर मूव जा रहा है तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये अगेन 1000 के लेवल्स के लिए टच हो सकता है। और चलिए अब हमारे साथ वसीम जी भी जुड़ गए हैं। वसीम जी, धनतेरस की तुहानू बहुत सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके पास इतनी हो, आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी इतनी सारी पिक्स लेके आए, आप खूब नाम शौहरत कमाएं और हमारे व्यूअर्स को भी खूब मालामाल करवाएं। अरे थैंक यू प्रियंका जी, इतनी आपने आशीष दे दी तो आपको भी दें कि आपकी वजह से ही है। धनतेरस तो घर की लक्ष्मी की वजह से है। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिकारस्ते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते से। जी, आपको भी। सब देवी का रूप आप लोग हो। आपकी हमारी माता जी, वाइफ, बेटी, क्योंकि उन्होंने सोना अपने सीने से लगा के रखा 50 साल, तभी सोने का भाव 61,000 है। हम तो क्या ज्ञानी है, ज्ञानी तो आप लोग हो जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं और जिसकी वजह से शेयर बाजार और रियल एसेट्स इतने बढ़ते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मुबारक। और व्यूअर्स तो कमाएंगे कमाएंगे, इंडिया में इससे अच्छा समय नहीं है और कोई दो राय नहीं। अगली दिवाली 22,000। क्या बात है, अगली दिवाली 22,000, यहाँ से लगभग 2,500 पॉइंट्स ऊपर। क्या बात है। तो ये भी बताएं फिर इस 2,500 के पॉइंट में कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ आएगा? कोई खास धनतेरस की पिक भी हो जाए आपसे। तो देखिए, मैंने दिवाली की काफी आपको कॉल दिए हैं। अब मेरे दो और पिक्स हैं। पहला है IRCTC। देखिए, एज अ बिजनेस IRCTC इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, बट IRCTC में आप लेके चलिए 85% एबिटा आता है ऑन द टिकटिंग बुकिंग। वंदे मातरम नाउ इज पार्ट ऑफ द पार्सल। आप देख रहे हो ट्रेन में कितनी ज्यादा कैपेसिटी हो गई, कितनी फ्लो है। रेलवे स्टॉक्स हैव डन वेल। 36% मार्जिन उनको नीर पे आता है, विच इज अ मोनोपोली ऑन द वाटर साइड, और 16% ऑन केटरिंग। शेयर का भाव 670 रुपए है। मुझे लगता है ग्रॉसली अंडर प्राइस्ड है। 1,000 रुपए भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस इज सुपर और इस जैसे बिजनेस को आपको लेना ही लेना है। दूसरी मेरी पिक दिवाली की है ABSL AMC, एसेट मैनेजमेंट ब्रोकरेज distribution and your exchanges. They are seeing the best times and they will for the next 30 years. ABSL AMC has been an underperformer, लेकिन अब जो उनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, particularly overseas funds के, I think they will rake in the money over a period of time. 430 रुपए पे लीजिए, 750 का भाव आपको शायद इससे ज्यादा ही आ जाए in this coming year. ठीक है बसीन साहब, आपने दिवाली वाली पिक दे दी है, हमारी पूरी लिस्ट भी तैयार हो रही है जैसे जैसे आप स्टॉक्स बताते जा रहे हैं। लेकिन आज के मोमेंटम या आज की खबरों के हिसाब से जुड़े हुए कुछ शेयर्स हैं आपके पास? बिल्कुल डिम्पी जी, और ये भी बता दूं, परसों मैंने आपको AU बैंक दिया था 670 रुपए पे। कल वो टॉप गेनर था बैंक निफ्टी का, 700 रुपए हो गया। जस्ट देखिए, एक है लेके रखना और एक है लेके कमाना। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो लेके कमा भी सकता है। अगर 30 रुपए मिल जाए तो किसी का ज्ञान मत पूछिए, अपना प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए।
दूसरा आज का टॉपिक है मेरे हिसाब से टाटा पावर। देखिए वी हैव सीन पावर स्टॉक्स री रेट और वो सब पीएसयू बैक के हैं क्योंकि दे आर अंडर ओन। टाटा पावर में हैव बीन स्लाइटली ओवर ओन बाय एफआईएस, तो उनकी जो टिप्पणी आएगी, यू मस्ट रियलाइज टाटा पावर इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द कंट्री। जो उसका ओडिशा डिस्कॉम है वो अभी भी थोड़े से लॉसेस में है, बट यू कैन इमेजिन द रीच। आप ओडिशा जाके तो देखिए, मैं तो वहां होके आया भुवनेश्वर, मैं बता नहीं सकता, इट्स अ चेंज सिटी एंड अ चेंज स्टेट। Thirdly, their EV enterprise is adding more and more stations. Fourthly, जो कोल का जो उनकी प्रोडक्शन है, it's part of their subsidiary. But क्योंकि टाटास है, they don't amalgamate the earnings. They let that be separate. ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर की जो PSUs आउट री-रेट हो गए हैं, टाटा पावर मेरे हिसाब से इज अ मस्ट हैव। कल के रिजल्ट्स बहुत स्प्लेंडेड थे। एक क्वार्टर मत देखिए, दिस इज 16 quarters of unprecedented profit growth and the highest coming in this quarter। 248 पे लीजिए, 243 का स्टॉप लॉस है। मुझे दिवाली पे 260 और 265 का भाव दिखता है इन टाटा पावर। दूसरा मेरा पिक है अंबुजा सीमेंट। देखिए सीमेंट प्राइसेस आर राइजिंग और सीमेंट में अंबुजा के पास लॉजिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द पोर्ट हैज द बिगेस्ट आउटरीच। अंबुजा नंबर्स बहुत ही स्प्लेंडेड थे और मुझे लगता है अगर कोई शेयर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहां से लेके दिवाली, दैट इज अगले 3-4 दिन के लिए, तो वो अंबुजा है। 417-18 में लीजिए, 409 रुपए का स्टॉप लॉस, 435 और 40 के बीच में आपको सोम और मंगल को दिख जाना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स जो आपको एक शॉर्ट टर्म के नजरिए के लिए रखने हैं और दो खास स्टॉक्स जो आपको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये दोनों स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़े आगे और अब हमारे साथ इनफैक्ट शरद भी जुड़ गए हैं आज के नवरत्न शेयर बताने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। पीछे हमने देखा कि लार्ज कैप स्टॉक्स में जितने भी हेवी वेट्स थे उनकी वजह से इंडेक्स चल भी नहीं पा रहा था। रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस हो, उन पर लगातार एक दबाव था। लेकिन एक बार संतोष से समझते हैं। संतोष, आपका वो व्यू भी मुझे याद है जो आप 2 दिन पहले कह रहे थे, अब तो खैर फिर से बॉन्ड यील्ड इंच अप बैक हुई है, कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी शायद हो सकता है एक बाउंस बैक दिखा सकता है। आज बैंक निफ्टी पे स्पेशली अभी तो क्या फ्रीज नहीं हुए बैंक्स के ट्रेड, लेकिन क्या बैंक से एक बैंक्स में कहीं ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप मिड कैप स्मॉल कैप बैंक देखे ना, वो फिर भी चल रहे थे। यस प्रियंका, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में डिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अभी 43,700 के आसपास चल रहा है। 43,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर वहां मिलता है तो बाई करना चाहिए। 250, 200 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस लगाइए। क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही मोमेंटम आएगा, अभी फेस्टिविटी की वजह से वॉल्यूम कम रहेगा, लेकिन जैसे ही मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में 44,000, 44,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन 3 बैंकों को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अब करंट जिस लेवल पर है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जिस दिन भी एफआईएस की बाइंग लौटेगी, ये 3 बैंक्स आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बैंक्स ही तो नहीं चल रहा है, इनफैक्ट ये हेवी वेट्स ही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप लार्ज कैप पर एक दबाव देख रहे हैं। लेकिन आप मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप स्पेस में, जहां जहां अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, वहां पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी क्रूड डेरिवेटिव के ट्रेड है वो लगातार चल रहे हैं। सुमित से भी एक बार कोई ट्रेड लेते हैं। सुमित, हमने देखा कि चाहे वो ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हो, चाहे वो पेंट स्टॉक्स हो और चाहे वो टायर स्टॉक्स हो, टायर स्पेस के तो खैर नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। कोई यहां से आप ऐड करना चाहेंगे कोई स्टॉक आइडिया? सॉरी, अगर ऐड करना है तो फिर मैं हिंदुस्तान पेट्रो पे अभी भी ध्यान रखना चाहूंगा। देखिए नो डाउट के 2 दिन में काफी अच्छा मूव आ चुका है, अप्रोक्सीमेटली 15% का, लेकिन अभी भी आप जब भी इसको डिप्स मिले आप इसको यूटिलाइज कीजिए। अपने पिछले हाई को 308 जो हाई था वो बस ये क्रॉस करने की तैयारी है, तो 308 के ऊपर हमें लग रहा है कि ये 340 तक भी जा सकता है, तो यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 290 एंड 285। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 280 का यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई एचपीसीएल पर, और एचपीसीएल में एक अच्छी मूव आ चुकी है, लेकिन अब भी आप इसे राइड करें क्योंकि ट्रेंड के साथ है, इनके लिए न्यूज़ भी फेवरेबल है, क्रूड का सॉफ्ट होना। अब एक बार सारा कंपाइलेशन शरद के साथ समझते हैं हमारे खास सेगमेंट नवरत्न शेयर में, जहां वो सारे स्टॉक्स लेकर आए जिनमें अर्निंग्स का मोमेंटम आपको राइड करना चाहिए, खबरें कहाँ हैं और साथ ही ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट कहाँ है, और एक खास स्टॉक भी वो लेकर आते हैं जहां डीलिंग रूम की गपशप भी इन्वॉल्व है। शरद बताएं।
जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो अर्निंग स्पेसिफिक रहेगा, वो है ऑरोबिंदो फार्मा। यहाँ पे Q2 नंबर्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है और इंटरेस्टिंगली ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन सीक्वेंशियली जो है उसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है। यूएस बिजनेस की बात करें तो अनुमान से बेहतर जो है सेल्स के एस्टिमेट्स देखने मिले हैं और कमेंट्री जो है नॉन यूएस बिजनेस को लेकर भी पॉजिटिव आई है कंपनी की। दूसरा स्टॉक रहेगा लुपिन। यहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंट कॉन कॉल हुई थी और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो सेकंड हाफ में जो मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशंस है वो ऑलमोस्ट 18% रहने वाला है और फुल ईयर्स की जो है हाई टीन रिटर्न्स का जो है मार्जिन्स में एक्सपेक्टेशंस है। यूएस बिजनेस की बात करें तो $200 मिलियन का जो है आपका क्वार्टरली रन रेट एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। अब यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट आ रही है जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो मुंबई जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको वो परस्यू नहीं करेंगे। यही अनाउंसमेंट 2021 में जो थी कंपनी ने अनाउंस किया था। ऑफ कोर्स कंपनी के जो लॉन्च पाइपलाइन है FY24 में वहाँ यहाँ पे भी 9 के टोटल टारगेट है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही कंप्लीट हुआ है और मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी कि 2 और प्रोजेक्ट जो है स्पिल ओवर हो सकते हैं, यानी कि लॉन्चेस कम हो सकते हैं कंपनी के लिए। चौथा स्टॉक रहेगा पिरामल एंटरप्राइजेज। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं जहाँ पे AUM ग्रोथ जो है उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आई है। रिटेल डिसबर्समेंट हालांकि थोड़े एस्टिमेट से बिलो आए हैं और निम्स की बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स तो वो इम्प्रूव किए गए हैं। पांचवा स्टॉक रहेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का और यहाँ पे देखें तो बहुत शानदार दूसरी तिमाही के नतीजे देखने मिले हैं और पैट में जो 118% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और हमने इस थीम को पहले ही ईटी नाउ स्वदेश में पकड़ा था जहाँ पे इंफ्रा एंसिलरी स्टॉक्स में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। इसके अलावा 6th स्टॉक जो रहेगा फोकस में वो रहेगा सुब्रोस। बहुत स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स देखने मिले हैं, पैट भी लगभग 3 गुना हो चुका है और जो उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एग्रेसिव बिजनेस डेवलपमेंट वो देखने वाले ट्रक और रेलवेज की एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेके। तो ये जो 6 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 7वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है जी। यहाँ पे नंबर्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि देखा जाए तो ब्रोकरेजेस ने जो है थोड़ी सी अपग्रेड ज़रूर की है और रेवेन्यू में भी लगभग 20% का उछाल देखने मिला है, लेकिन बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर वही है कि जी और सोनी की जो मर्जर है आगे जाते हुए कैसे जो है कन्वर्ट करती है। 8th स्टॉक रहेगा वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे ये स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है वेदांत फैशंस। मॉर्गन स्टैनली ने जो है यहाँ पे रिपोर्ट लाया है, मेंटेन ओवरवेट रखा है। टारगेट प्राइस है 1418 रुपीज़ पर शेयर का और कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आ रही है और वो एक्सपेक्ट करे कि जो शेयर प्राइस है स्टॉक का अगला 60 दिन तक जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जो है H2 जो नंबर्स होते हैं सेकेंड हाफ के वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल सकता है क्योंकि वेडिंग डेट्स ज़्यादा है इस बार, सबसे ज़्यादा वेडिंग सीजन के डेट्स है पिछले 5 साल में और फेस्टिव सीजन का भी ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा खबरों वाले शेयर्स पे और आज एक धनतेरस स्पेशल भी है तो मैं आपके लिए लाया हूँ DLF। यहाँ पे जो है कंपनी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है दिसंबर के महीने में। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है गार्डन सिटी रहेगा। सेक्टर 91 जो नए गुरुग्राम में है वहाँ पे ये जो है प्रोजेक्ट आने वाली है। रफली 82 यूनिट्स कमर्शियल के यूनिट्स जाने वाले 160 करोड़ का टोटल वैल्यू का है और ओवरऑल जो है हमारी चैनल चेक से पता चल रहा है कि जो NCR रीजन में जो एक एसेट अपसाइकिल चल रहा है स्पेशली लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लेके आपके गुड़गांव में, तो उसका बेनिफिट जो है ऑफकोर्स DLF को भी जो है मिलने वाला है और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट भी उसी के अराउंड है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया इन नवरत्ना शेयरों के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुश वोरा भी जुड़ रहे हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए आप? पहले अजय वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी धनतेरस आप सभी को, सारे पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों को। स्क्रीन इतना रंग बिरंगा लग रहा है कि मन करता है कि ऐसा ही स्क्रीन बना रहे, इफ नॉट स्क्रीन एटलीस्ट हम सबके और आपके व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज ऐसे ही रंग बिरंगे एंड चीयरफुल बने रहे। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। ऑन दैट नोट, वेल देखिए इंडेक्स अब उस रेंज में है जहां पे एक टाइम स्पेंड करेगा ये कंसोलिडेशन का 19200 19500 इस रेंज की। मैं पिछले करीब करीब 2 हफ्ते से बात कर रहा हूँ कि इस रेंज में आके हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वेल ऑनेस्टली मेरे लिए ये फिलहाल मेक और ब्रेक रेंज है। बायस यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है बट मैं डायरेक्शनल कॉल तब लूंगा जब हम या तो ऊपर में 19500 550 ब्रेक करें या नीचे में 19200 ब्रेक करें, तब हम एक डायरेक्शनल कॉल लेंगे। बट अप अंटिल देन जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया है, अगर निफ्टी इसी रेंज में भी रहता है और टाइम वाइज कंसोलिडेट करता है तब भी एक अच्छा साइन होगा, अच्छा संकेत होगा, क्योंकि स्टॉक्स तब हैं वो अपना एक्शन जारी रख सकते हैं।
बैंक निफ्टी में जो रिकवरी हुई है ये बहुत ही एनकरेजिंग है, लेकिन ऑन द डाउन साइड जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 43,400 43,450 के आसपास इसका 3-4 दिन से सपोर्ट ले रहा है, ये क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है तो नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए नजर आए, बट अप अंटिल दैट इज हेल्ड आई थिंक विल लुक फॉरवर्ड टू द लेवल्स ऑफ 44,000 एंड 44,500। तो कंसोलिडेशन का बायस है इंडिसेस में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है ये काफी बढ़िया चल रहा है, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। जो 2 पिक्स हैं मेरे आज के वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं कि पूरे रियल एस्टेट स्पेस में क्या हो रहा है, एंड दिस एक्चुअली स्टॉक बीइंग द लीडर ऑफ द पैक हैज स्टिल लॉट ऑफ रूम ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पे आपको और ऊपर के जो लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। 1855 1890 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। 1775 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है वो है इंडियन होटल्स। सरप्राइजिंगली द होटल स्पेस इज मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, एंड इंडियन होटल्स और शैले होटल्स ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं व्हिच कैन लीड द वे। तो इंडियन होटल्स में अगर आप चाहें तो नियर टर्म में 412 418 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 392 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमने ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। ओके ठीक है, आपके भी 2 प्लस शेयर हैं सर, एक तो इंडियन होटल्स आप बता रहे हैं, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। दोनों बड़े शेयर हैं, वॉल्यूम वगैरह की कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं शेयर्स में, आप पर रख सकते हैं। हमारे पास जो 4 टेक्निकल एनालिस्ट हैं, चारों ने अपने ट्रेड दिए। 2 कुल मिला के सेल कॉल्स आई हैं, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक सेल कॉल है TCS जो कि संतोष सर ने दिया। अदरवाइज सभी बाय कॉल्स आपको टिपिकली देखने को मिल रही हैं। मैं कुछ ब्रेकआउट वाले शेयर्स भी बैक टू बैक पता कर लेता हूं क्योंकि पूरा पैनल तैयार है। वाटेक ववाक के नाम से कंपनी है, ये शेयर काफ़ी अच्छी चल रही है। 2-4 दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था। संतोष जी एक बार ज़रा चेक करना, ये और चलेगी क्या कंपनी? इसका एक ब्रेकआउट हुआ है। यस दिन पे एक स्टॉक में एक अच्छा मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया और मुझे लगता है मोमेंटम आगे जारी रह सकता है। स्पेस है ऊपर जाने की 640 से 650 की रेंज में जाने की अभी। तो इस स्टॉक मोमेंटम को ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अब आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 540 का। पहला टारगेट रहेगा आपका 600 रुपए का। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 640 650 की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, 5 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा। एक काम करते हैं, कमोडिटीज़ मार्केट का भी एक टेक ले लेते हैं विश्वमोहन से जल्दी से। अगर समय बचेगा तो फिर कुछ और ट्रेड भी पता कर लेंगे। विश्वमोहन बताएं आप क्या आप रीड किया आपने आज? देखिए, अगर आप देखें रिसेंट हाई से 8-9 दिन पहले से, तो वहाँ से करीब 1400-1500 रुपये के आसपास सोना सस्ता हो चुका है और आज भी हल्की नरमी दिख रही है। हालांकि कल रिकवरी की कोशिश हो रही थी शाम के सत्र में, लेकिन आज फिर से दबाव है, करीब 100 रुपये नीचे है। चांदी में भी जो शुरुआत हुई है 100 रुपये नीचे है, 71,100 के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इन दोनों की अगर चाल देखें तो यहाँ पर भी अब स्थिरता दिख रही है। जो सितंबर का हाई था वहाँ से 18-19% तक की गिरावट आ चुकी है, आज 6,350 के नीचे है। नेचुरल गैस भी 252 रुपए के आसपास, यहां पर भी अब गिरावट है। 300 रुपए तक जाने के बाद हेल्दी करेक्शन यहां पर नेचुरल गैस में आ चुका है। अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते तो बेस मेटल पर भी आज दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की गिरावट दिख रही है, 1/4 से आधे % तक की गिरावट चारों ही काउंटर में दिख रही है। लेकिन आज के लिए हालांकि धनतेरस है तो ट्रेडर्स के लिए भले ही बिकवाली की सलाह है, लेकिन ये जो गिरावट आएगी बुलियन मार्केट में उससे आप खरीदारी हाजिर में कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए सलाह है सोना बेचने की। उन मोतीलाल ओसवाल को लगता है, ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल है कि वापस से सोना 59,900 तक आ सकता है, 60,000 के नीचे वापस से आने की संभावना लग रही है। चांदी भी बेचने की ही सलाह है और चांदी नीचे की तरफ 70,700 रुपये तक आ सकती है। और कच्चा तेल यहाँ पर भी सेल कॉल ही है और आज दिन के लिए ये तीनों कॉल हैं और जो भी ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। लेकिन आज धनतेरस है, आपको हाजिर में खरीदारी करनी है तो हाजिर के कुछ भाव भी बता देते हैं कि क्या चल रहा है। और जो स्क्रीन पर भाव दिख रहे हैं आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। सबसे ज़्यादा ज्वेलरी 22 कैरेट में बनती है, छोटे शहरों में 18 कैरेट की भी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। 24 कैरेट हालांकि रेफरेंस के तौर पे देखिए बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत ही कम ज्वेलरी वो भी साउथ में ही सिर्फ बनते हैं। तो आज के भाव हैं और जो स्क्रीन पर भाव दिख रहे हैं इसमें 3% GST आपको देना पड़ेगा। ये इब्जा के रेट्स हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आज खरीदारी का दिन है जी। साल का त्योहार दिवाली, और इस त्योहार को और खास कैसे बनाया जाए? खरीदारी तो आप खूब कर रहे होंगे, क्यों ना अब की बार यूनिट्स की खरीदारी की जाए। जी हाँ, ये दिवाली SIP वाली, और हम आपको मिला रहे हैं एक SIP फैमिली से। जरूर देखिए हमारी ये खास पेशकश, ये दिवाली SIP वाली।
तो विश्वास जी ये बताइए कि धनतेरस में आपका चांदी के ऊपर ज्यादा बुलिश कॉल आ रहा है या इसके ऊपर सोने पे? देखिए, मैं ज्वेलरी मार्केट में गया था तो वहाँ कह रहे हैं कि इस बार डायमंड में लोगों का रुझान काफी ज्यादा है। क्यों? क्या बात है? ये बात दिखाओ सारे हर हमारे जगह premiumization पैनलिस्ट को है। दिखाइए, सारे पैनलिस्ट को दिखाइए एक बार। मुंबई ये इफेक्ट जो है ना ये बाजार से है, क्योंकि सारे ट्रेडर्स, सारे हमारे 18 स्वदेश के व्यूअर्स सब इतना माल छाप रहे हैं कि अब जो है सोने चांदी के लिए नहीं, अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी मदर्स के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए डायमंड्स लेके जा रहे हैं। क्या बात है? क्या बात है? मैं सुबह में यही कह रहा था कि आप ग्लोबल क्यूज आज मत देखिए। 2 दिनों में जो CIT की रिपोर्ट है उसमें 50,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर होने वाली है। क्या बात है? तो सबसे बड़ी मुस्कुराहट सौमित मूलचंदानी और कुछ के पास, उसी के पास जाएंगे। इन दोनों के मन की बात कहीं ना कहीं कैप्चर हो गई है यहाँ। देखिए, यहीं पर इनसे कमिट करा लीजिए कि आप लोगों को डायमंड खरीदने हैं। हाँ सौमित बाबू, डायमंड खरीदे गए अहमदाबाद में? हाँ सर बिल्कुल पूरी तैयारी है, घर से पहले ही ऑर्डर्स आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। खुश, क्या खरीदारी करने का प्लान है इस धनतेरस? नहीं अजय, सेफ एंड साउंड हम गोल्ड में ही जाएंगे, एंड यू नो गोल्ड इज द प्रेफर्ड चॉइस नाउ। हालांकि डायमंड्स मिसेस की प्रेफरेंस रहती है, बट ऑन अ वेरी रियल नोट, आई डोंट नो इफ यू रेड, बट यू नो देयर इज दिस होल इंडस्ट्री शिफ्ट जहां पे यू नो लैब बेस्ड डायमंड्स भी आ रहे हैं। तो हम फाइनेंशियल्स और यू नो कंजम्पशन दोनों को मिला के गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पे लैब बेस्ड कुछ नहीं है, प्योर गोल्ड है। ये बात भी सही है, ये बात भी। चलो एक आपको स्टॉक्स बताएं, कुछ ज्वेलरी ट्रेड्स जो हैं और जहाँ पैसा खूब गया। कल्याण ज्वेलर्स 3x हो गया पिछली दिवाली, इस दिवाली में लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था आपके टाइटन को। क्या जोर से विश्वा, बहुत शुक्रिया। और साथ ही सेंको गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं? चल रहा है। हमने अपने व्यूअर्स को कहा था भर लीजिए आप सेंट्रल गोल्ड। खैर एनीवेज, ये देखिए 350 पे आ गया है। सेंको गोल्ड को लेके आई है और टाइटन को लेके आई है। खुश अगर इन तीनों स्टॉक्स में सेंको का शायद कम डेटा है, लेकिन अगर हमें ज्वेलरी बेस्ड स्टॉक्स के पे बेट करना है तो चार्ट्स किस पे अच्छे लग रहे हैं? एक शब्द में बता दीजिए, क्योंकि 40 सेकंड रह गए बाजार खुलने में। लॉन्ग टर्म के लिए टाइटन और मोमेंटम प्ले के लिए कल्याण ज्वेलर्स। ओके, ठीक है। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स भी आपकी पसंद है, आप भी ये दोनों शेयर्स पे ही बुलिश हो रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट अब ओपन हो रहा है। सिर्फ 20 सेकंड बाद आपको ओपनिंग मिल जाएगी। आज ओपनिंग में वैसे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दिख रहा आपको 43 पॉइंट का, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने करीब आपको 90 पॉइंट भी दिखाए हुए हैं। तो इसलिए ये माइंड में रखिएगा, हो सकता है 43 के बाद थोड़ा और ड्रैग कर जाए बाजार, अपने आप को नीचे ले जाए। 300 पहला इमीडिएट सपोर्ट है, 200 दूसरा वेरी वाला पक्के वाला सपोर्ट है, और ऊपर जाते समय 450 है। बैंक निफ्टी के पास 43,500 और 43,300 दो अहम सपोर्ट हैं। बेल बजी है और मार्केट ओपन 700 शेयर आमने सामने कड़ी टक्कर के साथ आज मार्केट की ओपनिंग हुई है। आज कई दिनों के बाद फिर से गैप डाउन बड़े वाला मिल रहा है। अमूमन नहीं तो क्या होता है 2-4 दिन से आपको गैप छोटे छोटे हो गए थे, लेकिन आज गैप डाउन थोड़ा ज़्यादा है। 40 पॉइंट जैसे निफ्टी के अंदर अब 53 पॉइंट आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। 300 मैंने जैसे कहा कि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 200 दूसरा सपोर्ट है, और लगता नहीं कि वॉल्यूम को देख के सपोर्ट जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। इसलिए आप लैक लस्टर इंडाइसिस ट्रेड आपको फिर से दिखेगा। टिल्ट स्लाइटली जो डिप आएगा उसको सिर्फ रिकवर करने में निकल जाएगा। जल्दी से चेक करते हैं आज के टॉप गेनर कौन कौन से हैं, बाजार को आज मजबूत कौन कर रहा है। शुरुआत में आप देखें अदानी एंटरप्राइजेज हल्का सा मजबूत है, आधे % ऊपर। पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, HDFC लाइफ साइंसेज, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर आज शुरुआत थोड़ी ठीक देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा है, आज भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ है। इसमें से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो लीडरशिप ले सके, और इसमें से सिर्फ एक अदानी ग्रुप के दोनों शेयर्स नोटिस करवा रहा हूं मैं आपको, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, जहां पे आपको लग रहा है कि ये ग्रुप को भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, क्योंकि F&O के अंदर और निफ्टी के भी पार्ट है, और शेयर निफ्टी के पार्ट नहीं है और F&O में भी नहीं है। तो इसलिए इन दोनों शेयर्स का जो भी लीडरशिप होती है ना, ये टोटल अदानी ग्रुप पे बहुत असर डालती है। तो आप इन दोनों शेयर्स को मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। दूसरी बात, आज हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स भी ठीक है। तो ऑटोज के दोनों शॉर्ट कवरिंग कल करा रहे थे, आज ओपनिंग इनकी ठीक हुई है। इन दोनों पे आप ट्रेड ढूंढवाना चाहें अपने एक्सपर्ट से ढूंढवा सकते हैं। 1000 शेयर अभी डिक्लाइंस में आ चुके हैं, यानी कि खुलने के बाद ये 300 शेयर और बढ़ गए हैं। जिन्होंने अगर कल के प्रॉफिट्स को हल्का सा ऊपर भी खोला है वो नीचे चले गए।
तो अभी 700 के 700 शेयर एडवांसेस के साथ बने हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपके सामने एडवांस डिक्लाइन और वॉलेटिलिटी इंडेक्स रखेंगे, अभी नहीं रखना चाहिए। जो शेयर आज कमज़ोर हैं वो M&M है, टाइटन है, इंडसइंड बैंक है, डॉक्टर रेड्डीज है और आयशर मोटर है। इसमें से भी कोई ऐसा शेयर नहीं है जो बाजार को एक तरफा मूव देके ऊपर ले आए। तो आपके पास जो 5 शेयरों का कॉम्बो है, जो मैंने आपके सामने कई बार बोलता हूँ, रिलायंस, HDFC बैंक, L&T, इन्फोसिस, TCS, वो सब के सब इसी 1% के दायरे में होंगे। इस सब में 1% से ज़्यादा का मूव नहीं होगा, प्लस माइनस जैसे भी आप इसके अंदर देखना चाहें। आपकी स्क्रीन पर 5 शेयर एक बार स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये सिर्फ बाजार की डायरेक्शन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आते हैं आप जरा नेक्स्ट 50 पर। नेक्स्ट 50 वाले काउंटर्स अगर आप चेक करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। कल भी हमने आपको ये नोटिस करवाया था, शेयर कल भी चला, आज भी चल रहा है, 1.5% ऊपर है। इसके अलावा जोमेटो अच्छा चल रहा है, नंबर्स के बाद लगातार चला है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस के अंदर भी करीब आज 0.25% तक की मजबूती आपको देखने को मिल रही है। एडवांसेस आप सीधा 200 पॉइंट और बढ़ गए हैं 200 शेयर से, तो 924 हो गया है। तो कांटे की टक्कर शुरुआत में जब गैप डाउन होने के बाद जो दिख रही थी ना, वो अभी भी चल रही है। हो सकता है मार्केट थोड़ा डिप करे, आज 300 भी नहीं टूटेगा ऐसा मेरे को लग रहा है शुरुआती डाटा देखने के बाद। और मैंने थोड़ा ऑप्शन चेन भी लगा रखी है अपनी स्क्रीन पर, तो वहाँ से भी लग रहा है ऐसे कोई पुट बाइंग बहुत जोर की नहीं हो रही है। ये अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, HDFC लाइफ और अपोलो हॉस्पिटल शेयर्स ने आज कमान संभाल रखी है। जो वीक है वो डॉक्टर रेड्डीज हैं, थोड़ा टाइटन और इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक से ज़्यादा घबराइए नहीं, हो सकता है डिप के बाद वापस ऊपर आ जाए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और आज के ओपनिंग ट्रेड क्या है, सीधा चलते हैं मुंबई स्टूडियो। ओके, ऑलराइट दिव्य, देखिए भले इंडेक्स पे दबाव हो, लेकिन जिन लोगों का पोर्टफोलियो मिड कैप, स्मॉल कैप और वो भी बड़े कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर में, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं है। इनफैक्ट ऊपर की तरह पोर्टफोलियो स्पेसेस आप देखिए, ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स पिछले 2-3 दिन से अच्छे चल रहे हैं, इनफैक्ट चल ही रहे हैं मोमेंटम में, आज भी उनमें तेजी है। कैपिटल गुड्स हो, पावर एंसिलरी हो, सब में अच्छी मूव है। और इनफैक्ट आप मिड कैप और स्मॉल कैप के भी कुछ बैंक्स देखें, बहुत सिलेक्टिव, हालांकि ये प्राइवेट स्पेस के नंबर्स बैंक्स है, बट लेकिन जो मेजर ऑफ द मूव्स हैं जिन स्ट्रॉन्ग स्पेसेस में है, पावर एंसिलरी हो, ऑटो एंसिलरी हो, इन सब में आपको, ऑयल एंड गैस कैपेक्स हो, इन सब में आपको अच्छी मूव आज के दिन भी दिख रही है। मिड कैप में एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से टॉप गेनर्स हैं। हालांकि आपने लार्ज कैप्स पे तो बात की, लेकिन मिड कैप की अगर टॉप गेनर्स की इस वक्त बात करें, आज भी मूव जहां रिटेन्ड है वहां पर उनमें स्टॉक्स लाइक टोरेंट पावर फाइनेंस और साथ ही थोड़े से गैस काउंटर, गुजरात स्टेट, उसके अलावा रियल एस्टेट जहां ऑलरेडी 15 साल की ऊंचाई पर ये स्पेस चल रहा है, लगातार मोमेंटम में सारे स्टॉक्स हैं। आज फिर से आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स जो ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक लेलैंड की भी कैपिटल इन्फ्यूजन की एक बात थी, वहां आप देखें तो मूव है। इंटरनेट, जितने भी न्यू एज कंपनीज हैं, इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स हैं, उनमें आपको लगातार एक मूव दिख रही है। तो और साथ ही हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, इन सब स्पेसेस में जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्पेसेस हैं, उनमें आज भी आपको एक मूव तो दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सारे पैनलिस्ट से ओपनिंग ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। संतोष मीना, बताइए आपका पहला ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज के बाजार में? मेरे 2 स्टॉक्स है, दोनों ही पावर से, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। लार्ज कैप में पावर ग्रिड है, इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, 210 के ऊपर निकला है, कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे आप 209 रुपए का 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में 215 का टारगेट रहेगा। इसके अलावा टोरेंट पावर, इस स्टॉक में भी बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ पर आप मेंटेन करें स्टॉप लॉस ऑफ 765, टारगेट रहेगा यहाँ पे 820 रुपीज का। अक्षय भागवत, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा HDFC लाइफ में। HDFC लाइफ करंट प्राइस 623 है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो डे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है 625। इसका ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। मेरा मानना है कि ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा डे ट्रेडिंग में, तो HDFC लाइफ बाय करे। स्टॉप लॉस बनाए आप 615 का और टारगेट बनाए 635 का। ओके, सुमित मूलचंदानी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? संतोष जी के साथ जाना चाहूंगा। तो पावर ग्रिड का काफी अच्छा एक ब्रेकआउट मिला हुआ है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रैक करेंगे तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे 211 करंट मार्केट प्राइस है, 208 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 220 का एक टारगेट मेंटेन कीजिए। दूसरा स्टॉक है कैश स्टॉक, जो अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है और आज भी अभी करंट मार्केट प्राइस में अप है फॉर द 1%। एफडीसी पे आप ध्यान रखिएगा, 390 का हाई लगा है, लेकिन ये स्टॉक जैसे ही 395 क्रॉस कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक न्यू हाइस की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। इंटरेस्टिंग, एफडीसी। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड?
तो अजय, यहाँ पे HBL पावर में एक स्पार्क है जो फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का दौर यहाँ पे लग रहा है खत्म हुआ है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे नियर टर्म में 320 और 335 के लेवल्स के लिए प्ले करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 300 के जस्ट नीचे लेके चले, करीब 295 के पास। ठीक है अभिषेक बासु मलिक, मैं आपसे ट्रेड की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई ऐसा हिस्सा बाजार का जो आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है, बैड फेज के थ्रू जा रहा है, बुरे समय के साथ जा रहा है, ये नहीं मालूम है कि समय कब सुधरेगा, लेकिन डीप वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है, उसके बारे में बताएं। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कोई बात नहीं कर रहा है। स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा चले नहीं है काफी मतलब सालों से, और नंबर्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए जिनका थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन है उनके लिए। आप इंश्योरेंस स्टॉक्स पे थोड़ा बुलिश हैं, आप ये कह रहे हैं कि चर्निंग का बेनिफिट इन कंपनीज के पास आ सकता है अगर बाजार यहीं पे रहता है, और अगर चर्न भी करता है तब भी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर आपको वैल्यू दिखती है। ध्यान रखिए, सारी इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स अमूमन हम चार्ट के जरिए आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अपने वित्तीय सलाहकारों से आप इसके बारे में राय भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी FDC के बारे में आपने चर्चा की थी सुमित जी, कल मैंने संतोष सर से यही क्लोजिंग में शेयर पता किया था कि FDC चलेगा, अब आपने ओपनिंग में बता दिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर मेरे को लग रहा है, और मेरे को लगता है कि ये शेयर पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। FDC जो आपकी आज की कॉल है। एक दो शेयर और है लिस्ट में जिनमें आज शुरुआती थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। ये वरुण बेवरेजेस 1000 के पार होकर आज ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा इस पे आइडिया लेते हैं। खुश जरा चेक करेंगे VBL वरुण बेवरेजेस। डिब्बी देखिए, ये जो हल्का सा प्रेशर देखने मिल रहा है ये काफी एविडेंट था। हल्की सी डेली चार्ट्स पे नेगेटिव RSI की शैडो है जो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको देखने मिल रही है। 1000 नहीं, मैं कहूंगा 1020 जो इसका रिसेंट हाई था, ये मेरे लिए एक्चुअली फ्रॉम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टेक्निकल स्टैंड पॉइंट एक रेजिस्टेंस जोन है। 1000 इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल नंबर हियर। तो 1020 जो इसका रिसेंट हाई बना था उसके पार अगर निकलेगा तो ये जो नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं ये नेगेट हो जाएगा, एंड देन द स्टॉक कैन मूव टू 1080 एंड 1140 काइंड ऑफ लेवल्स आल्सो पोजिशनली। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, मोमेंटम फ्रेश जो स्टॉक में चाहिए उसके लिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है विद अ पॉजिटिव बायस। सो यहाँ पे 990 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखें। तो वरुण बेवरेजेस में फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी, और ऑन दी अपसाइड जब ये 1020 क्रॉस कर जाए तब आप एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें, तब आपको इसमें मोमेंटम जो है ये फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक ब्लॉक डील वाला एक स्टॉक बताया था एप्टेस वैल्यू, उसके अंदर करीब 1.5% इक्विटी का हाथ बदला हुआ। आज जो शेयर करीब 2-2.5% ऊपर है। हालांकि शेयर इतना ठंडा है कि अमूमन इसके बारे में डिस्कस नहीं होता। आज जब ब्लॉक लगा तो हमने संतोष सर से पता किया, उन्होंने भी कहा कि ज़्यादा एग्रेशन नहीं होगा। शुरुआत में भी 2% ऊपर है, देखते थोड़ा और चल जाए, पक्का हो जाए, रेंज ब्रेकआउट कर जाए, फिर इस शेयर को और पकड़ेंगे। एक दो शेयर और भी हैं जो काफ़ी अच्छे से आज स्पीड से चल रहे हैं। आज BEML के अंदर एक स्पीड से बाइंग आई है, और शुरुआती बाइंग करीब 4% इसको ड्रैग करके ऊपर ले आई है। ये आज का ओपनिंग ट्रेड का मौका निकल गया क्या संतोष जी हाथ से BEML में? यस जिन स्टॉक अपने 100 मूविंग से बाउंस बैक कर रहा है। देखना होगा ये अगर 2200 के ऊपर सस्टेन कर पाता है नहीं। अगर इन केस 2200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये मूव एक्सटेंड हो सकता है 2270 की ओर। तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए, 2200 क्रॉस करने दीजिए, फिर ट्रेड लीजिए कोई। मिड कैप आईटी काफ़ी अच्छा रिबाउंड आज दिखा रहा है। वैल्यूएशन हालांकि बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं है, लेकिन क्लियरली कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन से याद आया, एक स्टॉक है ऑटो में जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है बट धमाकेदार नंबर्स आए हैं, वो है फोर्स मोटर्स। सुमित जरा फोर्स मोटर्स के चार्ट को देखिए, आज 5% ऊपर है, लेकिन आज अगर आप 3-4 महीने से देखें, ये दूसरा बैक टू बैक रिजल्ट आया है जहां पे इंप्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। स्टॉक अंडर ओन्ड है, पूरे ऑटो पैक में कम डिस्कस होता है ये। इसका 6 महीने का चार्ट लेके आइए, बताइए क्या करना होगा सुमित इसमें? देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया है। अपने 100 मूविंग डेज को टेस्ट करके स्टॉक ने रिबाउंड दिया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 3200। स्टॉक जो है अभी करीबन आपका 4000 के प्लस चल रहा है, लेकिन आप इसमें बने रहिए। स्टॉक में अभी भी एबिलिटी है। देखिए, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक का मूवमेंट 4800 तक भी आपको मिल सकता है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप इसको 50 डे मूविंग एवरेज का आप मेंटेन कीजिए, दैट इज अराउंड 3700।
तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी और यूटिलाइज कीजिए डिप्स को भी एडिशन करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके फोर्स मोटर्स के ऊपर बातचीत। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। पहले आपने देखा होगा रिजल्ट के पहले कैसे सांघवी मूवर्स चल रहा था, अब एक्शन कंस्ट्रक्शन पे देखिए क्या जबरदस्त एक्शन है। कुछ आप एक्शन कंस्ट्रक्शन ट्रैक करते हैं राइट, ये ब्रेकआउट दिख रहा है क्या आज का? बिल्कुल अजय, देखिए 865 का एक जोन था जिसको इसको क्रॉस करने में थोड़ी सी मेहनत लग रही थी। आज बहुत ही अच्छे गैप अप के साथ इसकी ओपनिंग हुई है, सस्टेन भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये अप मूव जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन था, अगर आप देखें तो पूरे सितंबर से लेके ऑलमोस्ट एंड ऑफ अक्टूबर तक 2 महीने तक कंसोलिडेट किया है विद अ पॉजिटिव बायस। तो जो ये ब्रेकआउट आया है दिस वाज एक्चुअली ऑन द कार्ड्स एंड नाउ दैट इट्स हियर आई डोंट थिंक समवन शुड बी इन अ हरी टू सॉर्ट ऑफ बुक प्रॉफिट्स हियर, अगर किसी ने पहले से ले रखा हो तो। थोड़ा डीप ही सही बट एक पोजिशनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले 845 के करीब, ये लेवल्स यहाँ से सस्टेन होते हैं, अप मूव आता है। सो मेरे हिसाब से जो पहला लेवल होगा ये 910 का होगा, दूसरा है वो 950 का होगा। सो ये लेवल्स आपको पोजिशनली इस स्टॉक में आते हुए देखने मिल सकते हैं। इट्स नॉट अ टिपिकल बिग बैंग अप मूव काइंड ऑफ अ स्टॉक, तो पोजिशनल बेट लेके चले तो थोड़ा बेहतर रहेगा। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अप मूव शुरू हुआ है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस अपसाइड मोमेंटम टू कंटिन्यू फर्दर। ओके, आज ही नंबर्स के बाद देखिए 8% की तेजी, और ये कहाँ 300-350 से चलते हुए 800-850 के पास 900 के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह की चाल आपको सांघवी मूवर्स में भी देखने को मिले, लेकिन अभी भी अपसाइड देखते हैं। कुछ उसमें आप ऐड कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी है। लेकिन कुछ स्टॉक्स GNFC जैसे डिस्कस करते हैं, अच्छे खासे चले हैं, ये काफ़ी पसंद आते हैं बाजार को ये स्टॉक, और एक आध दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा सा इसमें मोमेंटम दिखना शुरू हुआ है। क्या एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है संतोष? यस प्रियंका, इसके नतीजे कमजोर आए थे, उसके बावजूद भी स्टॉक में ऐसा बहुत ज्यादा पैनिक देखने को नहीं मिला। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो शॉर्ट्स बने थे तो वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो एक आज के लोग का स्टॉप लॉस लगा के 680 के आसपास का बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 705 क्रॉस करता है तो और तेजी बन सकती है। क्या और तेजी बन सकती है? क्या तेजी फार्मा स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा पर भी और हो सकती है? फिलहाल ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन क्या इस पर नजर रखनी चाहिए एक बार? सुमित जी बिल्कुल, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, स्टॉक ने अपना जो 2000 का जो 1950 का जो लेवल था काफी अच्छे से क्रॉस किया था, और यहाँ पे अपना एक यू बॉटम अभी कंप्लीट होने पे है, दैट इज अराउंड 2080। तो बिल्कुल ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा और एक मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हो सकता है, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। अपसाइड में एक टारगेट जो हमें नियर बाय का दिख रहा है, दैट इज अराउंड 2160। अभी GNFC की चर्चा और थी। एक्चुअली GNFC इकलौता ऐसा शेयर है जो सीरीज़ के कुछ दिन के शुरुआत होते ही ये बैन में आ गया था। पहले तो इकलौता चलता रहा, अभी 4 शेयर F&O बैन में आ गए हैं, जिसमें चंबल, डेल्टा कॉप, MCX और हैं इसके साथ के शेयर्स। तो ये बैन में रहने की वजह से अपने रिजल्ट्स का पूरा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया। एक और शेयर जो MCX है वो बैन में आ चुका है। काफ़ी दिनों के ताबड़तोड़ तेज़ी के बाद MCX लग रहा है कि शायद थोड़ा अब रुक जाएगा बैन में आने के बाद, क्योंकि अब फ्रेश बाय और शॉर्ट दोनों नहीं हो पाएंगे। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए खुश इस पे, MCX पे। जी हाँ डिम्पी, देखिए अबाउट टाइम इतनी अच्छी रनअप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बनता था। कोई मीनिंगफुल डिप इस स्टॉक में आप कह सकते हैं आया ही नहीं था। सो यहाँ पे भले ही इस टेक्निकल कारण के चलते हो, इस बैन में आने के कारण के चलते हो, बट एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें बिल्कुल बनती है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा और डाउनसाइड यहाँ पे आपको देखने मिले। 2350 से लेके 2400 के जो जोन्स हैं इसके आसपास भी हो सकता है कि स्टॉक डिप कर जाए, बट वो जो डिप होगा दैट माइट टर्न आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, फ्रेश पोजीशन ना हो तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस स्टॉक में बेहतर रहेगी। मोमेंटम और स्ट्रक्चर जो है ये सभी कुछ फिलहाल इंटैक्ट है। जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, एज आई सेड, दैट वाज मच नीडेड वन एज वेल। तो 2400 के आसपास अगर आपको मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 2325 के आसपास का रहेगा। ऑन दी अपसाइड 2550 और जो रिसेंट हाई बना था 2650 का, ये फिर से आपके लिए टारगेट्स एक्ट करेंगे। सो ओवरऑल मोमेंटम इंटैक्ट, जस्ट बाय ऑन डिप्स, दैट विल बी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एक शेयर हमने सुबह आपको जैसे ब्लॉक डील वाला बताया था, उसमें अब करीब 5% की तेज़ी आ चुकी है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको नोटिस कराया था, एप्टस वैल्यू हाउसिंग के नाम से एक शेयर है जिसमें 1.5% इक्विटी बदली है, उसका अब 300 के आसपास आ चुका है और 4.5 से 5% है। संतोष सर,
शुरुआत में मैंने आपसे पता किया था, तब आप कह रहे थे कि रेंज में है, अभी रेंज का ब्रेकआउट हो जाए। सर 4.5-5% ऊपर आ गया, टिपिकली 300 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है अभी ये। एप्टेस वैल्यू के अंदर अब बाय कर लिया जाए सर? अब तो रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है कि कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे अभी आप? डिम्पी, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है करीबन 305 रुपए के आसपास, तो वहां तक तो मुंह लग रहा है, अभी 300 चल रहा है, 305 तक जा सकता है। 305 के ऊपर टिकता है तो हमको 315 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है इस काउंटर में। तो ये आप 5 रुपए के लिए अभी प्ले कर सकते हो, और 305 क्रॉस करता है तो पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। ओके, ये तो बात हुई एप्टेस वैल्यू पे। इनफैक्ट ये जो होम फाइनेंसेस हैं इन पर एक अच्छी मूव है भी। एक बार दूसरे कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं, क्योंकि ऑटो एंसरी के स्टॉक्स हैं वो भी अच्छी खासी मूवमेंट में हैं। और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले जो खुश भी बात करते हैं, HPL पावर लगभग 8-9% की एक दिन की मूव थी 1-2 दिन पहले, आज भी उसमें आपको अच्छी मूव दिख रही है। इलेक्ट्रॉड सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं, ग्रेफाइट हो, HEG से स्टॉक्स हो, वेल्डिंग के स्टॉक्स हो, उनमें भी आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। कैपिटल गुड स्पेस इस वक्त BEML जैसे स्टॉक्स भी 3.5% की। कैपिटल गुड स्टॉक्स में से, स्पेस में से अगर आपको कोई एक स्टॉक ऐड करना हो अक्षय, तो आप कौन सा ऐड करेंगे यहाँ जहाँ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा हो? जी, यहाँ पे BEML ठीक दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली। स्टॉक का अभी भी ट्रेंड थोड़ा वीक है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2000 का सपोर्ट बेस बना के ये एक रिवर्सल पेश करे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो थोड़ी मीडियम टर्म के टाइम फ्रेम से आपको वर्क करना है इसमें। 2000 का सपोर्ट बेस है, और मेरा मानना है कि आपको 2350 से 2400 तक दिसंबर महीने में देखने को मिल सकता है। शुगर स्टॉक्स में भी आपको आज भी अच्छी मूव दिख रही है, और इनफैक्ट ये चल भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ शुगर प्राइसेस इंटरनेशनली जो उनके लिए एक वहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम है। उसमें आप बलरामपुर चीनी को देखें, AID पेरी जैसे स्टॉक्स देखें, या फिर आप बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स देखें, जहाँ पर लगातार मूव बनी हुई है। एक बार शुगर स्पेस से कोई स्टॉक यहाँ ऐड करेंगे आप सुमित? जी बिल्कुल, अभी आपने जो बात बोली EID पेरी ने देखिए अपना एक ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है जो था 450 के करीब, और स्टॉक ने अपने यहाँ तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है। जो कल का लो था 490, एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए, या फिर जो न्यू बाइंग कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन रहेगा 540 और दूसरा टारगेट 580। राइट, एक और स्टॉक आपको बताएं जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, वो है कैंपस फुटवेयर। जरा लेके आइए कैंपस फुटवेयर, 8% नीचे है स्टॉक, और क्या ये मौका दे रहा है स्टॉक लेने के लिए? संतोष जरा देखिए, ये स्टॉक का लो है 37, अभी 44 है, क्या मैं उठा लूँ ये स्टॉक इस समय? जी अजय जी, इस स्टॉक ने बहुत एक लिस्टिंग के बाद रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। इसके नतीजे भी कमजोर आए, तो देखना होगा क्या ये बॉटम बना रहा है। तो मैं एग्रेसिवली जल्दबाजी तो नहीं करूंगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो आज के लो के स्टॉप लॉस के हिसाब से 236-37 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बना सकता है। स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से 270 रुपए तक की रिकवरी देखने को मिल सकती है। कोई कन्विक्शन तभी लौटेगा जब ये स्टॉक 280 रुपए के ऊपर टिकता है और ट्रेड करने लगता है। तो ठीक है सुमित, शारदा मोटर्स करके जो स्टॉक है वो देखिए जरा, काफी अच्छा मूव दिखा रहा है, क्या ये ब्रेकआउट है इसमें? जी बिल्कुल, आप इसे ब्रेकआउट बोल सकते हैं। कंसोलिडेशन था, जो पिछला हाई था 1095 के बाद, और अपने स्टॉक ने अपने 100 मूविंग डेज को एवरेज करके अभी आज स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो बिल्कुल क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 1095 के ऊपर आ रहा है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 1240। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बने रहिए स्टॉक पे। दो शेयर और भी ऐसे नोटिस हो रहे हैं जहां पर थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, जैसे ABFRL। ये अच्छा चला था अक्टूबर के अंदर, नवंबर सीरीज के अंदर इसकी ओपनिंग ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे कमज़ोर हाथ में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक बार ज़रा चेक करवाते हैं। सुमित जी आप ही चेक कीजिए, ABFRL ये शेयर आज 2% नीचे है, कल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। देखिए स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया था और वहीं से ही रिजेक्शन मिला था 240। लास्ट टाइम भी एक डिस्कस हो रहा था कि स्टॉक ने ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन ये फेल हो गया। अब यहाँ पे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट। तो सपोर्ट ब्रेक हुआ है और दोनों बार यहीं से ही सेम रेंज से बाउंस हुआ है, दैट इज अराउंड 210। तो मैं फ्रेश बाइंग तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि ये 210 के नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो फिर शायद यहाँ से वीकनेस बन सकती है। ठीक है, ये बात तो सही है कि दिवाली का त्यौहार है, धूमधाम से आप मनाइए और पूरी तरह से तैयार होके आइए।
और इसी बीच तैयारी के अंदर हम भी आपको स्टॉक्स तैयार करवा रहे हैं। जैसे गेल बीच में रुक गया था, फिर से चलने की तैयारी कर रहा है। एक बार जरा गेल इस शेयर को भी स्क्रीन पे दिखाइए। संतोष से पता करते हैं। संतोष, जरा गेल चेक करना। 120 का सर लगा के रखें स्टॉप लॉस, और 135 इतना स्लो मूवर है कि इस शेयर को लेने के बाद ऐसा लगता है कि हमने बाजार में सबसे थका हुआ शेयर ले लिया हो। ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है सर? ये लिंपी मेरी भी नज़र में है गेल, क्योंकि दूसरे पीएसयू स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा। ये स्टॉक में अभी ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आज कुछ सिग्नल्स मिल रहा है, स्टॉक अपने जो 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर्स है वहाँ लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है, तो हो सकता है आज ये आउट परफॉर्म करते दिखे। हालांकि 126 रुपए के 25-50-26 रुपए के बीच में रेजिस्टेंस है। जैसे ही 126 निकालेगा शायद आज ही के दिन हमको 129-30 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आप 123 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक दिखाऊं जो रिजल्ट की वजह से गिरा है, वो है यूनिवर्सल केबल्स। जरा देखिए क्या ये भी मौका दे रहा है, क्योंकि वायर एंड केबल ओवरऑल स्पेस में तो काफ़ी टेलविंड्स हैं। सुमित जरा चेक करिए इसको। यूनिवर्सल केबल्स के लिए आपने डिस्कस किया। अजय जी, यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनाना चाहूंगा, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है उनके लिए एक स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना चाहूंगा 470 के करीबन, जो आज का लो है। अगर यहाँ पे 470 ब्रेक हो रहा है तो ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके बाद मेरा एक एग्जिट या फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिड कैप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लगातार बाइंग आ रही है। संतोष, 200 क्रॉस किया जब से, फॉलोअप बाइंग आ रही है। 160 पे लिस्ट हुआ था। अभी क्या इस भाव से भी लेना चाहिए? अजी जी, इसका चार्ट बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी थी। जब आईपीओ आया था हमने एनालिसिस किया था, आउटलुक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, तो इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। स्टॉप लॉस बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको धीरे धीरे एक्युमुलेट करना चाहिए। नॉर्मली इलेक्शन के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ऑर्डर आना कम हो जाते हैं, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे, लेकिन पोस्ट इलेक्शन हमको शायद बड़ी रैली देखने को मिलेगी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बट पोर्ट स्टॉक्स में जनरली काफ़ी रुचि है बाजार की, इस वजह से ये स्टॉक पूछना ज़रूरी है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें डाउन साइड पे, एक तो आपका प्रिकॉल में भी आज 4.5-5% की गिरावट दिख रही है। बजाज जो हेल्थ केयर है उसमें भी 4.5% की गिरावट दिख रही है। प्रिकॉल के इस भाव से लेंगे खुश आप? खुश? अच्छा देखिए, जी हाँ, देखिए अच्छा ओवरऑल तो अच्छा खासा इसमें मोमेंटम था, बट अभी जो लेवल है जहाँ पे ये है 320 के करीब, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और नियर टर्म में अपने की एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है। सो फिलहाल मैं कहूंगा इसको अवॉइड करें, बिकॉज अगर यहाँ से इसकी सेलिंग प्रेशर जो है ये एक्सटेंड होती है तो स्टॉक यहाँ से 300 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट करें, सपोर्ट के बहुत पास है। रिबाउंड का फिलहाल कोई संकेत है नहीं, तो इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलें। अगर यहाँ से रिबाउंड करता है और 335 क्रॉस करता है तब बाय करें, तब आपके लिए अपसाइड यहाँ पे 370 तक के ओपन होंगे, बट फिलहाल मैं कहूंगा थोड़ा अवॉइड करके चलें। तेंदुलकर साहब को जानते थे और जानते रहेंगे, अगर शुभमन गिल को 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, सब जानते हैं, तो इस मार्केट का शुभमन गिल कौन है? दैट आई स्पोक लास्ट टाइम विथ यू कि ईएमएस क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि बहुत बड़ा बनेगा, तो अगर भाव ठीक करें ईएमएस क्षेत्र इज शुभमन गिल। मैक्सवेल साहब की बात करते हैं, डबल सेंचुरी मारी, डटे रहे डटे रहे डटे रहे डटे रहे, कौन है? आज लगता है कि आउट हो गए, 91 for 7 हो गया और 300 मारना है, ये सेक्टर मार सकता है। बुमराह और हार्दिक आप चूज कर सकते हैं, इन दोनों में थोड़ा क्लू दीजिए। एक ऑल तो शानदार चर्चा आप यहाँ पे देख पाए, एक चंक हमने आपके सामने रखा। इस पूरी ये चर्चा को भी आप ET Now स्वदेश पे देख पाएंगे और एक काफ़ी दिलचस्प अंदाज में हुई है। क्रिकेट के फ्लेवर में आपको मार्केट का एक अच्छे शेयर्स जानने को मिल जाएंगे, जो कि इजी होता है समझना और जानना भी। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। गैब्रियल इंडिया एक और शेयर है, एक बार जरा इस पे व्यू पॉइंट लेते हैं। सुमित जी जरा चेक कीजिए तो गैब्रियल इंडिया। देखिए स्टॉक ने नॉन स्टॉप बिल्कुल मूवमेंट दी हुई है। आप लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस टाइप बना हुआ है, तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे फिलहाल सजेशन नहीं दूंगा। तो आप थोड़ा सा इसको डिप्स के लिए वेट कीजिए। अगर ये स्टॉक मुझे नीचे करीबन 345 से 340 की रेंज में मिल रहा है, तब मैं यहाँ पे एक एडिशन के लिए सोचूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 330।
एक और शेयर है खुश, ये आपको चेक करना है, वो है PCBL। इसको हम कहते हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से कंपनी है पहले ये। PCBL एक बार दिखाइए जरा, 213 पे चल रही है। ये फ्रेश राउंड ऑफ अ ब्रेकआउट कर रहा है, पहले आके रुका था इसी रेंज में करीब, वो था 210 का, अभी ये वापस से ऊपर आ रहा है। क्या करना है इसमें सर? टिप्पी बिल्कुल बाय करना है हमारे हिसाब से। ये एक पोर्टफोलियो पिक है, ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हमारे रेडार पे भी आया था। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ था और आज का जो मूव है ये बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है। तो अगर नियर टर्म के हिसाब से आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो 230 और 245 के टारगेट से इसमें बने रहें और ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 195 के करीब होगा। बट जैसा मैंने बताया कि ये पोर्टफोलियो पिक है, अगर आप इसको होल्ड करके चले फॉर अ फ्यू इयर्स टाइम फ्रेम तो ये एक मल्टी बैगर कैटेगरी में भी पड़ता है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, दोनों के लिए ही एक ट्रेड बनता है। सुमित, इस बीच आपका एक शेयर था जो कल आपने हमको नोटिस कराया था, कल परसों में, CUB। आज हमने दर्शकों के सामने भी रखा अपनी रिसर्च और डेरिवेटिव के एंगल डालने के बाद। आप इस पे कितने इत्तेफाक रखते हैं सुमित? CUB की अच्छा रिटर्न दे के जाएगा? अभी फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से अजय ने भी इसमें नोटिस करवाया आपको। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो बिल्कुल कल एक काफी टाइम के बाद स्टॉक ने अपना 143 का जो लेवल था वो क्रॉस करके सस्टेन किया है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप का मैं सिर्फ यहाँ पे वेट करूंगा। अगर मुझे मिल रहा है तो ये स्टॉक पे मैं काफी अच्छा बुलिश व्यू रखूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 136। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का फेवरेबल देखें तो यहाँ पे टारगेट बनता है पहला 160। सो इट इज ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो आपका रहेगा। एक और पाइप कंपनी है जो अच्छे रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रही है, वो है मान इंडस्ट्रीज़। आज भी स्टॉक वीक है और मान इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखें कल भी गिरा था स्टॉक, आज भी 2% नीचे 238 के आसपास आ गया। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए 6 महीने का, आपको मालूम चलेगा 200 वाला चला था, 250 तक गया, रिजल्ट के पहले 15-20 दिन में चलना शुरू कर दिया था, फिर पुल बैक आया। क्या ये पुल बैक लेने का समय है? खुश, किस लेवल्स पे आपको कंफर्ट आएगा मान इंडस्ट्रीज़ में? अजय, मुझे ध्यान है आई थिंक कल भी प्रियंका इस स्टॉक के बारे में जिक्र कर रहे थे और आई थिंक कंक्लूजन यही निकल के आया था कि अभी भी इस स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड बाकी है। जो कल की फॉल है और आज का जो डिप है ये इनफैक्ट हेल्दी है स्टॉक के लिए। बिकॉज अगर मैं देखूं तो करीब करीब जुलाई से 132 से जो स्टॉक चलना शुरू हुआ था करीब 140 तक गया है, तो अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। तो हल्की सी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं या थोड़ा सा वेट करें तो 225 का इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके आसपास भी बाय करें। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे ज्यादा एडवाइजेबल होगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इस फॉल से बिल्कुल घबराए नहीं। स्टॉक में अच्छा खासा अप ट्रेंड जो है ये बरकरार है। दिस इज जस्ट माइनर राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट्स कम इन। तो 225 से लेके 230 के जोन्स के आसपास बाय करना ज्यादा बेहतर रहेगा फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। ओवरऑल सेटअप अभी भी इसमें बरकरार है। यहाँ पे आपको 270 से लेके 290 तक के जो लेवल्स हैं ये आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में रादर देखने मिल सकते हैं। एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है इसका वो 200 से 210 का है। तो फ्रेश एंट्री अगर यहाँ पे करें आप तो 200 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है, मान इंडस्ट्रीज बाय ऑन डिप्स। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक जिसमें रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आ रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं बात कर रहा हूँ अशोक लेलैंड की। आज की खबर ये भी है कि प्रमोटर्स 1200 करोड़ उसके ईवी आर्म में लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे रिजल्ट्स पे और आपके नीचे ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्राइस आ रहे हैं 20% की प्रीमियम के साथ ये स्टॉक लिस्ट हो रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वन टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अवेलेबल है। आईपीओ बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। जब कोई भी आईपीओ अच्छी तरह प्राइस होता है, हमने पहले ये आपके वो बनारस में जो कंपनी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपना आईपीओ अच्छी तरह प्राइस किया था, ये भी उसी कैटेगरी का है, अच्छे रिटर्न बन रहे हैं। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे अशोक लेलैंड के नंबर्स पे। शानदार नंबर आए हैं, मार्जिन एक्सपेंशन है। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनू अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका काफ़ी शानदार क्वार्टर है इस बार। हाईलाइट ये रही है आपके क्वार्टर की कि आपने लीडरशिप अपनी बस मार्केट में मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। आप बताएं काफ़ी हद तक किस तरह से वर्क किया है अच्छे नंबर्स में उसका कंट्रीब्यूशन।
देखिए हमें लगता है कि ये पहला हाफ या ये दोनों जो पिछले क्वार्टर हैं ये इससे हम काफी संतुष्टि है हमें, क्योंकि ना सिर्फ हमने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, एमएचसीवी में हम 31% से 31.6% में गए हैं ऑन YOY बेसिस, बट साथ ही में जो हमारा एबिटा पे फोकस था, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस था, जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस था, उस पे भी हमने काफी अच्छा काम किया है। क्वार्टर 1 में हमारा जो एबिटा था वो 10% था, लेकिन क्वार्टर 2 में हम 11.2% एबिटा तक पहुंच गए हैं। जब ये साल शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ ही हमारा मंत्र है, और इसलिए हम संतुष्ट हैं इस वक्त कि हम ना सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ा पाए हैं, बल्कि हम लगातार 3 क्वार्टर से डबल डिजिट एबिटा भी रिपोर्ट कर पाए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा शेनु जी कि कंपटीशन जो MHCV सेगमेंट में रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दूसरी कंपनियां भी नए लॉन्चेस कर रहे हैं, नए मॉडल्स ला रहे हैं, एक तरफ डिस्काउंट चल रहे हैं। आप कैसे असेस करते हैं कंपटीशन को? क्या ग्रोथ बाधा बन सकती है हाइटेंड कंपटीशन की वजह से? साल पहले एमएचसीवी में हमारा मार्केट शेयर 25% था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम उसको 25 से 30% के लेवल तक लेकर गए। उस वक्त बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि आगे क्या स्कोप है आपके पास, लेकिन अब हमें खुशी है कि अब हम लगभग 31.5% के पास जा रहे हैं। हमने जब पिछले कुछ महीनों पहले एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी किया था, तब हमने कहा था कि हमारा मीडियम टर्म लक्ष्य मार्केट शेयर में 35% पहुंचना है। हमें ऐसा लगता है कि हम सही राह पर हैं जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है। डिस्काउंटिंग वाली जो प्रथा है, मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ गई है। आई थिंक पूरी सीवी इंडस्ट्री में ये रियलाइजेशन है सारे प्लेयर्स को कि असली जो ग्रोथ है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। डिस्काउंट करके ग्रोथ करना एक टेम्परेरी फिनोमेना है, और आई थिंक ये रियलाइजेशन पूरा सीवी इंडस्ट्री में है। सो सिर्फ अशोक लेलैंड नहीं, बल्कि सारे पेयर्स प्रॉफिटेबिलिटी पर उतना ही फोकस है जितना मार्केट शेयर पर है। अशोक लेलैंड खास तौर पे जब मार्केट शेयर की बात करता है तो हम वो फंडामेंटली मार्केट शेयर को इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय गिविंग बेटर प्रोडक्ट्स टू द मार्केट और उसके साथ साथ हम अपना जो नेटवर्क एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं उस पर हमारा बहुत फोकस है। शेनु सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये इंडस्ट्री समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट दे के ग्रोथ लेना बहुत लंबा समय तक जरा अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी सर मार्केट ना ये भी जानना चाहता है कि आपका जो सेकंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें टिपिकली आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होगी और साथ ही मार्जिन्स में कितनी ग्रोथ होगी अगर होनी है तो? देखिए, मार्जिन के फ्रंट पे सेकेंड हाफ में हमारा आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब साल शुरू हुआ था तो हमने सोचा था कि हम पूरे ईयर में डबल डिजिट एबिटा देंगे। आई थिंक हम बहुत अच्छा कर पाए Q1 में, क्योंकि Q1 इटसेल्फ में हमने 10% एबिटा दिया। अभी Q2 में हम 11.2% पे हैं। मीडियम टर्म में हम लोग मिड टीन एबिटा की तरफ जाना चाहते हैं जो 14-15% है, लेकिन हमें लगता है कि हम सही राह पर हैं। अभी हम 11.2% एबिटा पर हैं और जरूरी है कि Q3 और Q4 में हम इससे बेहतर करेंगे। जो 2-3 चीजें हमारे पक्ष में हैं वो ये है कि Q3 और Q4 में हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बेटर होगा, क्योंकि इंडस्ट्री का वेटेज सेकेंड हाफ में सीवी इंडस्ट्री में ज्यादा होता है फर्स्ट हाफ से। दूसरा, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी हमें लगता है कि थोड़ा सॉफ्टनिंग के ट्रेंड पे चल रही हैं, तो आगे जाके उससे हमें फायदा होगा। तीसरा, जो हमारे कॉस्ट सेविंग के एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो भी हम बहुत जोर शोर से कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का ओवरहेड हो, उस पर बहुत एक्यूट फोकस है। हालांकि फर्स्ट हाफ में भी हमने काफी कुछ कॉस्ट सेविंग्स की हैं, पर हमें लगता है कि जो हमारे एफर्ट हैं वो आगे जाके और अपना रूप दिखाएंगे हमें, और सेकंड हाफ में उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो मार्जिन के तौर पे वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम जहां पर हैं उससे हम बेहतर ही प्रदर्शन करेंगे। श्री सर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी कॉस्ट सेविंग से वो हमको दिख भी रही है। ये कॉस्ट सेविंग की जहाँ तक बात है सर, इसमें ना एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी है, और ये बैक टू बैक ऑटोस में तो बहुत स्पीड से हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल में हो या वो पैसेंजर ही क्यों ना हो। आपका क्या कहना है सर इस जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, खासकर फ्यूल को लेकर जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, अशोक लेलैंड ने हमेशा माना है कि आने वाला समय ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का है।
इसलिए हम एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले शायद 10-11 साल पहले इस तरफ काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा, हमारा जो प्लेटफॉर्म है खासतौर पे एमएचसीवी ट्रक साइड में, वो एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। हम शायद अकेली ऐसी कंपनी है भारत में और शायद विश्व में भी गिनती चुनती की कंपनी है जिसने मॉड्युलैरिटी पे बहुत फोकस किया है। इसलिए हमें फायदा ये मिल रहा है कि जब हमें डिफरेंट फ्यूल की तरफ जाना पड़ रहा है तो हम बहुत जल्दी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है गाड़ी का उसको बिना बदले हम उसमें से ऑल्टरनेटिव फ्यूल उसके अंदर डाल पा रहे हैं। इसीलिए हम ऑलरेडी मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं एलएनजी के ट्रक्स, हम ऑलरेडी मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस, और बहुत ही जल्दी हम मार्केट में डिलीवर करेंगे बैटरी ऑपरेटेड ट्रक भी। बैटरी ऑपरेटेड जो बैटरी पावर्ड जो बसें हैं वो ऑलरेडी हमारी मार्केट में है, और Q4 में जो बैटरी पावर्ड लाइट कमर्शियल ट्रक्स हैं वो भी हम मार्केट में उतार रहे हैं। सो आई थिंक बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अशोक लेलैंड एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम पर, पूरा ऑल्टरनेटिव फ्यूल स्पेक्ट्रम पर एक बढ़त हासिल की है और अपनी सारी तरह की गाड़ियां हम मार्केट में डाल पाने में सक्षम हुए। बहुत शुक्रिया शेनू जी आज हमसे बात करने के लिए। खुश बोरा, बहुत छोटा समय है टाइम फ्रेम, लेकिन मामा अर्थ के प्राइस देखा आपने? मामा अर्थ का ये देखिए, मामा अर्थ 10% नीचे है। आप तो कह रही थी बहुत शानदार आईपीओ। आईपीओ तो शानदार था। ग्रोथ स्टॉक बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, इसे हाई रिस्क स्टॉक। मजाक कर रहा हूं मैं। हाँ, ये बात तो सही है कि हाई रिस्क स्टॉक है। कर चुकी हैं उनके? आई विल हैव अ मिक्स्ड व्यू। अच्छा, ऐसा है क्या? देखिए दूसरा दिन है लिस्टिंग के लिए, जरा देखिए आइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए 9.5%, बट 262 से रिबाउंड किया है। किसी ने 262 के भाव पे लिया है। हाँ, करेक्ट। बहुत कम डेटा पॉइंट है, बट कोई व्यू कुछ? अजय देखिए, जैसा आप सही बता रहे हैं, डेटा पॉइंट कम है, बट आई विल डू अ डिपस्टिक एनालिसिस ऑन दिस। मेरे सर्कल में ना तो इस कंपनी के कोई कंज्यूमर्स हैं ना कोई इन्वेस्टर्स हैं, एंड दैट इज जस्ट प्रूफ एंड इंडिकेशन इनफ फॉर मी टू व्हाट टू डू। तो मैंने ना तो आईपीओ में सब्सक्राइब किया था, ना मैं यहाँ पे कोई बाइंग इनिशिएट करूंगा। तो जब ना ही कोई कंज्यूमर हो ना ही इन्वेस्टर हो आपके सर्कल में, देन यू जस्ट प्रोबब्ली जस्ट सिट आउट एंड वेट एंड वॉच। मामा अर्थ होनासा कंज्यूमर का आईपीओ प्राइस था और आप देखिए 10% नीचे नजर आ रहा है। एक बार इंडेक्स को भी लेके आइए डाक्टर साहब, डिम्पी के पास जाने से पहले इंडेक्स को लेके आइए। इंट्राडे निफ्टी लेके आइए, इंट्राडे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी। करीब करीब 45 मिनट हो चुके हैं बाजार खुले। ये देखिए इंडेक्स ने कोई बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं दी है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो डेज लो के करीब आ गया है। स्मॉल कैप लेके आइए, बैंक निफ्टी लेके आइए, एक जायजा लेना लाजमी है इस समय। स्मॉल कैप फ्लैट हो गया, स्मॉल कैप में बाइंग आ रही है, लेकिन मिड कैप डेज लो पे है और इंडेक्स भी नीचे है। बैंक निफ्टी ऑफ लोज है लेकिन बहुत तेज नहीं बोलेंगे। 43,500 पे सपोर्ट लेके 43,590 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कुछ एक क्विक व्यू इंडेक्स और बैंक निफ्टी पे। सेम एज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग, कंसोलिडेशन है यहाँ पे, बिल्कुल शुरू रहेगा। ट्रंकेटेड वीक है तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम और समय स्पेंड करें। 19,200 का सपोर्ट जोन है ऑन निफ्टी एंड 43,300 का सपोर्ट जोन है ऑन बैंक निफ्टी। जब तक ये मेंटेन्ड है, I'll just take it with both hands कि indices इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं। सो कंसोलिडेशन बायस, सपोर्ट जोन जब तक इंटैक्ट है तब तक व्यू यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ पे टाइम कंसोलिडेशन का व्यू लेके चलें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन विल कंटिन्यू अप प्लेंटी। ऑलराइट, तो यहाँ बिल्कुल इनफैक्ट मार्केट में आप लेकिन ट्रेड देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में स्पेसिफिक ट्रेड हो रहा है। इंडेक्स पर तो पिछले कई दिनों से आप देखें तो कोई मूवमेंट भी नहीं दिख रही है, एक लल मार्केट दिखते हैं इंडेक्स के लिहाज से। लेकिन ऑफ कोर्स और दूसरे स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्शन है। और एक और ख़ास बात व्यूवर्स को जो बता दें ब्रेक पर जाएं उससे पहले कि ये दिवाली का त्यौहार है, धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। हम भी एक छोटे से